ओके, तो हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना, हम क्या करते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं, फिर उसके बाद बटन पे काम करेंगे। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए भाई अगर मैं देखूं तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ही ये छोटी स्क्रीन पर आया, हमारी जो वेबसाइट है, हमारी इमेज जो है ना वो नीचे की तरफ चला जाए और टेक्स्ट जो है पूरी जगह ले ले। ठीक है, तो अमूमन इसी तरीके से होता है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, टेलविड सीएसएस के अंदर हमारे पास उसमें भी अगर हमने रिस्पॉन्सिव बनानी है तो हमने क्या करना होता है, हमने जो है क्लासेस लिखनी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से हमने चीजें लिखनी होंगी। एक काम करते हैं, पहले ये मोबाइल का व्यू है कुछ, हाँ इसको एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट पे खोल लेना। इंस्पेक्ट पे खोल लेते हैं और इसको मैं साइड पे ले जाता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास एक अदद मोबाइल का व्यू है। अब जो है इसमें मुझे क्या करना है भाई, इस इमेज को नीचे लेके जाना है। जो टेलविंड सीएसएस में रिस्पॉन्सिवनेस ऐसे होती है कि जो है हमने क्या कहते हैं, पहले मोबाइल की डिवाइस को स्टाइल करना होता है, फिर उसके बाद जो है हम बड़ी स्क्रीन को स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। इसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे पहले इसको सिंपल समझने के लिए मैं जो है इस हेडर के साथ थोड़ी सी छिड़खानी करता हूँ। जो सर्टिफाइड वेब 3 है, इस पे पहले थोड़ी सी मैं करता हूँ, ताकि जो है आप लोग को थोड़ी नो हाउ हो कि स्टाइलिंग रिस्पॉन्सिवनेस वर्क किस तरह करती है टेलविंड सीएसएस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई अमूमन हम जो है पहले मोबाइल की डिवाइस को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, फिर जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी होती जाती है उस हिसाब से हम पीसी के हिसाब से इसको रिस्पॉन्सिव करता है, उसको सेट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास करंटली ये सिचुएशन है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ही मेरी स्क्रीन लार्ज साइज से ऊपर जाए। ठीक है, लार्ज साइज मेरे ख्याल से होगा 700 पिक्सल, यहाँ पे देखिए पिक्सल्स में लिखा आ रहा है। जैसे ही ये 700 पिक्सल से ऊपर जाए तो जो है मेरा जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो जाए। ठीक है, बाकी उससे नीचे वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरह से इसको करेंगे। सबसे पहले तो भाई मैं डिफॉल्ट कलर लिख दूंगा इसके अंदर लिख दूंगा टेक्स्ट। इसका कलर मैं रख देता हूँ, जूम कर देता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। टेक्स्ट बोल रहे हैं ब्लैक। आप वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे लास्ट वीक छोड़ा था? जी जी, वहीं से स्टार्ट करो। टेक्स्ट ब्लैक 300 कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, टेक्स्ट आप देखें इसका कलर जो है वो हो जाना टेक्स्ट ब्लैक 300। अच्छा, ब्लैक 300 कुछ नहीं होता, ब्लैक 300 की क्लास ही नहीं है हमारे पास। ग्रे 900 कर देता हूँ इसे। ठीक है, अब देखिएगा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। सही है, तो ये ग्रे का एक शेड है, 900 करें हम तो कुछ हमारे पास इस तरह का शेड बनेगा जो कि डार्क, बहुत ज्यादा डार्क ब्लू है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि भाई ये तो मोबाइल के लिए हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई लार्ज स्क्रीन से जैसे ही ऊपर जाए वैसे ही इसका कलर रेड हो जाए। तो लार्ज स्क्रीन हमारे पास कब होती है, 700 पिक्सल से जब ऊपर जाता है, ये 750 पिक्सल से ऊपर जाता है तो वो रेड लार्ज स्क्रीन आ जाएगी हमारी। तो टेलविंड सीएसएस के अंदर कुछ हमारे पास पहले से ब्रेक ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, टेलविंड ब्रेक पॉइंट्स, तो यहाँ पे आपको पहले से ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए हैं कि भाई स्मॉल स्क्रीन का ब्रेक पॉइंट ये है। ठीक है, मेरे ख्याल से डिफॉल्ट ही है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, ये रहा। नहीं, ये तो ओवर राइडिंग है, डिफॉल्ट जो हमारे पास ये वाला है। ठीक है, तो हमारे पास स्मॉल स्क्रीन है जो कि 640 पिक्सल्स। ठीक है, मीडियम स्क्रीन जो है वो 768 पिक्सल्स, और ये कुछ स्क्रीन है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मुझे लार्ज स्क्रीन से ऊपर रेड कलर चाहिए। इसको लिखेंगे किस तरह से, मैं आऊंगा यहाँ पे, एल जी टेक्स रेड 400। देखा कितना आसान है, बस मुझे ये चीज लगानी है। अब टेलविंड सीएसएस को पता है कि भाई लार्ज स्क्रीन से ऊपर जैसे ही आए हमने इस टेक्स्ट का कलर क्या कर देना है, रेड कर देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्या करते हैं, इतनी स्क्रीन है अभी, तो इसको बड़ा करता है। ओके, तो यहाँ पे डिफॉल्ट में जाए तो लार्ज स्क्रीन का जो हमारे पास ब्रेक पॉइंट है वो है 1024 पिक्सल। तो यहाँ पे देखे, मैं इतनी बड़ी जब स्क्रीन पे आया हूँ 1024, जैसे ही मैंने ऊपर गया हूँ 1024 से हमारा कलर जो है वो रेड हो गया। ठीक है, 1024 से जैसे ही नीचे आऊंगा वो हमारा कलर फिर से डिफॉल्ट कलर हो जाएगा, जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है, ग्रे। ठीक है, इस तरह से कुछ वर्क कर रहा होता है। अच्छा, ये एलजी की जगह मैं एमडी कर देता हूँ, क्योंकि मैं और छोटी स्क्रीन पे चाह रहा हूँ। हाँ, तो एमडी जो है हमारा, अच्छा कल को जो है हम ये ब्रेक पॉइंट जो है ये कस्टम ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये भाई डिफाइन है ना कि स्मॉल स्क्रीन का साइज इतना है, मीडियम स्क्रीन का साइज इतना है, और लार्ज स्क्रीन का इतना है। तो इसको हम कल को कस्टमाइज भी करेंगे कि अपने ब्रेक पॉइंट्स लगाएंगे। ठीक है, वो बाद में लगाएंगे, आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं बेसिकली। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखे मैंने होवर किया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिन विद, ये मीडिया क्यूरी यूज हो रही है बैकग्राउंड में। जिन्होंने सीएसएस करी हुई है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा मीडिया क्यूरीज का। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है कि भाई मिन विद 700 पिक्सल। तो यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि अगर विद जो है हमारी स्क्रीन की जो विद है, ये अभी इतनी है, कितनी है, 740 पिक्सल है अभी। ठीक है, जितनी बड़ी करता जाऊंगा उतनी बड़ी होती जाएगी हमारी। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारी विद जो है वो 700 पिक्सल या उससे ज्यादा हो, ठीक है, तो रेड कलर अप्लाई कर दो। ठीक है, मिन विद का ये मतलब होता है कि हमारी जो विद है वो 768 पिक्सल्स हो या उससे ज्यादा हो, उसमें हमारा रेड कलर अप्लाई कर दो। तो आप देखें कि जैसे ही मैं इस स्क्रीन से नीचे आता हूँ 700 पर आ गया मैं। ठीक है, अब ब्लैक कलर है, हमने कहाँ अप्लाई किया हुआ है, मीडियम पे, मतलब लिखा हुआ है 768 पिक्सल या उससे ज्यादा होगी तो हमारा रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं बढ़ा के देखता हूँ, जैसे ही ये 768 से ऊपर हुई हमारा कलर रेड हो गया। अब जितनी भी ऊपर कर लूं मैं, ये कलर रेड ही रहेगा। ठीक है, जब अब मैं चाह रहा हूं कि भाई लार्ज स्क्रीन में दूसरा कलर हो, ये तो मीडियम स्क्रीन में रेड कलर किया ना मैंने। मैंने कहा कि मीडियम स्क्रीन या मीडियम स्क्रीन से ज्यादा जो भी स्क्रीन हो उस पर रेड कलर अप्लाई कर दो। ठीक है, बेसिकली मिन विद मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ मीडियम स्क्रीन पे तो कलर जो है वो रेड रहे, लार्ज स्क्रीन या लार्ज स्क्रीन से ज्यादा बड़ी स्क्रीन हो उस पे कलर जो है वो हो जाए ब्लू। तो वो किस तरह से करेंगे, आप लोग कोड बता सकते हैं? एलजी आगे एलजी कॉलन सर। कॉलन टैक्स करके जो भी कलर लगाए। टैक्स, हाँ सही है, चैट पे लिख दें आप लोग। एलजी मैंने बता दिया, लार्ज स्क्रीन से ऊपर। ठीक है, टैक्स ब्लू 400। ठीक है, इसको कर देता 700। तो अब हम जो है डिफॉल्ट कलर क्या है भाई, डिफॉल्ट कलर है ग्रे 900, जो कि हमने बात जब हम जीरो से लेके बेसिकली बता रहे हैं कि हमारी स्क्रीन जो है वो 0 पिक्सल से लेके और इससे ऊपर जितनी भी स्क्रीन आएंगी उस तक जो है हमने ग्रे 900 कह दिया। ठीक है, तो ये हमारा डिफॉल्ट कलर हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मीडियम स्क्रीन से ऊपर जो है वो रेड कलर लगा दो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन से ऊपर जाता हूँ ये हमारा कलर जो है वो टेक्स्ट जो है वो रेड हो गया। अब मैंने उसके बाद कहा है कि भाई लार्ज स्क्रीन से ऊपर जैसी जाए कलर जो है वो 700 कर दो। तो लार्ज स्क्रीन का साइज जो है वो 1024 पिक्सल्स है। तो भाई मैं 1024 पिक्सल से ऊपर जैसे ही जाऊंगा तो ये हमारे पास ब्लू कलर हो गया। आसान है यार, वो यस सर, यस नॉट आसान है। आसान है बिल्कुल। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे जो है ये समझ आ गया तो रिस्पॉन्सिवनेस आ गई पूरी टेलमेंट सीएसएस में। इसमें सर हम और टर्नरी ऑपरेटर नहीं लगा सकते? टर्नरी ऑपरेटर आप कह रहे हैं कि टर्नरी ऑपरेटर तो तब लगाएंगे ना जब हमने कोई कंडीशन लिखनी होगी। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे, हाँ लगा जी जी। सकता, लगा सकता।
इस तरह से लगाना पड़ेगा, लेकिन कर्ली ब्रैकेट भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है। ओके। और कितने ब्रेक पॉइंट लगाने हैं मेरा यार, एक वो सवाल है। डिपेंड करता है। एक सेकंड, एक जवाब दे दूं। ब्रेक पॉइंट जो है हमने डिपेंड करता है कि भाई अगर आपकी इस केस में देखें, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 2 से 3 ब्रेक पॉइंट्स लगेंगे इसको रिस्पॉन्सिव बनाने में। ठीक है। पहले ब्रेक पॉइंट पे मैं क्या करूंगा कि भाई जैसी स्क्रीन जो है मीडियम से नीचे जाए, मैं कहूंगा कि भाई इमेज जो है वो नीचे आ जाए, ये वाली इमेज यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक ब्रेक पॉइंट। फिर मैं और नीचे जाऊंगा तो भाई इस टेक्स्ट का साइज जो है वो छोटा कर दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है छोटी स्क्रीन के लिए। तो इसको छोटा कर दूंगा, बस हो गया रिस्पॉन्सिव। तो डिपेंड करता है आपके यूआई, अगर आपका खराब नहीं हो रहा तो जितने कम ब्रेक पॉइंट लगाने हो आप लगाएं। लेकिन अगर यूआई में प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर ज्यादा ब्रेक पॉइंट्स लगाएंगे उसके लिए। जी। हमजा भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या नाम है, जो अभी न्यू वर्जन आया है ना Next.js 13 का, उस पे ये जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, प्रेजेंशियल इनिशिएटिव वाला, PIAC वाला, ये ऊपर चल रहा है पेनामास डाउ से, नैव बार के ऊपर आ रहा है। नेव बार के ऊपर क्यों आ रहा है? आपने जो है इस नेविगेशन बार को क्लास दी भी होगी फिक्स्ड, जी तभी जी, आ रहा होगा। इसको स्टिकी देनी है। स्टिकी दी थी, स्टिकी टॉप 0। यहाँ पे देखे मेरा वाला तो नहीं आ रहा। यहाँ पे हेडर में मैं आऊँ अगर, तो यहाँ पे देखे मैंने स्टिकी टॉप 0 दिया हुआ है, तो स्टिकी का मतलब है कि भाई ऊपर जो है लग जाओ, तो वो ऊपर चिपका हुआ है। लेकिन ये जो हमारा टेक्स्ट है ये उससे ओवरलैप नहीं करेगा कभी भी। अगर मैं इवन छोटी स्क्रीन भी कर दूं तो वो देखें यहीं पे अटका रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर जगह ही नहीं है। नेव बार हमारे हेडर ने जगह घेरी हुई है। तो आपने कुछ फिक्स या एब्सोल्यूट का कुछ लगा दिया होगा, इसलिए वो ऊपर आ रहा होगा। ये वाला टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा होगा। और हमजा भाई, ये जो न्यू वर्जन आया है, इसमें पिक्चर की समझ नहीं आ रही है, चल रही नहीं है, लग रही नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में भी पिक्चर लगाना सिखाई थी। इसके अंदर आप देखें इमेज को मैंने इंपोर्ट किया इस तरह से। उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई, फिर उसके बाद मैंने लोगो को इंपोर्ट किया, तो लोगो इंपोर्ट हो गया, इमेज इंपोर्ट हो गई, बस। यहाँ पे मैंने इमेज के अंदर इमेज का कंपोनेंट कॉल किया, SRC के अंदर मैंने लोगो को पास कर दिया। और ये ऑल टैग लगाना भी जरूरी है। ठीक है, ऑल टैग के अंदर हम बेसिकली बता रहे होते हैं कि जिनको नहीं पता क्या क्या उनको बता रहा हूँ कि ऑल टैग के अंदर हम बेसिकली इमेज से रिलेटेड कुछ छोटा से कीवर्ड्स दे रहे होते हैं। आपने नोट किया होगा, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हैं, इमेजेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे काफी सारी इमेजेस भी शो हो रही होती हैं। तो वो इस वजह से शो हो रही होती है। दूसरी वजह ये है कि भाई आपकी इमेज किसी वजह से नहीं लोड हुई, तो उसकी जगह पे भाई ये टेक्स्ट शो होता है। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हमने इमेज लगा देनी है। देखें आसान है बिल्कुल, इंपोर्ट करना है, इमेज को इंपोर्ट करना है, और इस तरह से इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है। ओके। तो ये हमने भाई रिस्पॉन्सिवनेस सीख ली है कि भाई किस तरह से वर्क करती है टेलविंड CSS में। ठीक है। अब मैं जो है क्या करना असल काम जो है मुझे वो ये करना है कि हमारी जो इमेज है वो छोटी स्क्रीन के अंदर आ जाए नीचे। ठीक है। अच्छा जी, उसके लिए मैं आता हूँ अपने हीरो सेक्शन के अंदर। यहाँ पे देखें एक फ्लेक्स की क्लास लगाई थी। फ्लेक्स की क्लास क्या करती है, दोनों कॉलम्स को, जो हमारी टेक्स्ट का कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, और दूसरा हमारे पास ये इमेज का जो कॉलम है, इन दोनों को एक लाइन में ले आती है। अगर मेरे पास इसकी यहाँ से आ भी जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक यहाँ पे जो है, एक सेकंड देगा मुझे, मैं वो चीज देख लूँ। यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा टूल दिया हुआ होता है कि वो फ्लेक्स यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं जरा सर्च कर लूँ उसे। खैर मेरे ख्याल से टेलविंड CSS में नहीं आ रहा, वरना यहीं पर आ जाता है, या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। ये फ्लेक्स 1 है, ये रहा फ्लेक्स। ठीक है, छोड़ देता है उसे, ऐसे ही समझ लेता। हमने जो है फ्लेक्स लगाया तो ये हमारी जो इमेज है वो एक लाइन में आ गई, मतलब ये जो कंटेंट है वो एक जगह पर आ गया।
हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है फ्लेक्स के अंदर, फ्लेक्स कॉल या फ्लेक्स रॉ। फ्लेक्स कॉल क्या करता है, बेसिकली इसको फ्लेक्स तो अप्लाई कर देता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है कॉलम। दिखाता हूँ, अगर मैं फ्लेक्स लिखा उसके साथ मैंने फ्लेक्स कॉल लगा दिया, तो बैकग्राउंड में क्या चीज अप्लाई होगी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, तो इसका रिजल्ट देखते हैं, ये देखें, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, कॉलम हो गई। मतलब कि अब ये एक लाइन में नहीं आएंगे, अब ये एक कॉलम में आएंगे। देखें यहाँ पे एक कॉलम में आ रहा है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे हमारे पास इमेज है। ठीक है, तो फ्लेक्स कॉल क्या कर रहा है, बेसिकली फ्लेक्स जो हमने अप्लाई किया है उसकी डायरेक्शन को सेट कर रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है फ्लेक्स रॉ। तो आप देखें ये दोनों आइटम्स एक ही रॉ में आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्लेक्स रॉ इनकी डायरेक्शन है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लेक्स कॉल इसकी डायरेक्शन कर देता हूँ। तो अब देखिए ये वाली चीज तो मैं चाह रहा था कि भाई इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से हो जाए, लेकिन स्मॉल स्क्रीन पे। मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसी मीडियम स्क्रीन पर आई है, मीडियम स्क्रीन पर इमेज फिर से हमारी यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, MD कॉलन एमडी कॉलन फ्लेक्स फ्लेक्स रो। रॉ। बिल्कुल, ठीक है, इसको सेव करते हैं, वापस आता है। अच्छा ये जो कलर्स वगैरह मैंने लगाए थे ये तो हटा देता हूँ। ओके, ठीक है, अब मैंने कहा है कि भाई फ्लेक्स की डायरेक्शन जो रखो वो रखो फ्लेक्स कॉलम। यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई इसकी डायरेक्शन फ्लेक्स कॉल कर दो, मतलब कॉलम एक ही कॉलम में आ रहे होंगे जितने भी हमारे पास चाइल्ड है। तो इस केस में हमारे पास दो चाइल्ड है, तो वो दोनों चाइल्ड एक ही कॉलम में आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने इसकी डायरेक्शन कर दी है फ्लेक्स रॉ। तो मतलब हमारे पास जितने भी चाइल्ड होंगे, इस केस में दो चाइल्ड है, एक ये एक ही रॉ में आ जाएंगे। ठीक है, और मैंने बता दिया कि भाई मीडियम स्क्रीन के बाद जो है वो फ्लेक्स रॉ कर दो। तो जैसे ही हम मीडियम स्क्रीन से ऊपर जाएंगे, हमारे आइटम्स जो है वो एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक ही रॉ में आ जाएंगे। ठीक, जैसे ही हम मीडियम स्क्रीन से नीचे जाएंगे, हमारे आइटम्स एक ही कॉलम में आ जाएंगे, क्योंकि हमने डायरेक्शन डिफाइन कर दी है। डायरेक्शन जो है वो कॉलम होगी, रॉ नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से हो गया। अब जो है मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ये हमारे पास छोटी स्क्रीन पे आप देखें ये कितना अजीब सा लग रहा है, ये सर्टिफाइड वेब 3 वाला। इसको सही करना चाह रहा हूँ। तो इसको सही करने के लिए मैं आता हूँ यहाँ H1 के अंदर। इसकी मैंने जो फॉन्ट साइज दिया हुआ है वो है 6 XL, जो कि है हमारा कितना है भाई, हमारा 60 पिक्सल्स के बराबर है। हमजा ये फ्लेक्स कॉलम देना जरूरी है, क्योंकि हम अगर एमडी फ्लेक्स रो कर दें तो आफ्टर जो है मीडियम बाय के बाद। डिफॉल्ट भी तो फ्लेक्स रॉ रहता है ना। अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो अब टेलमेंट सीएसएस क्या करेगी, बाय डिफॉल्ट वाला इंप्लीमेंट करेगी, तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे फ्लेक्स रॉ ही है ना। तो वो फ्लेक्स हमने यूज कर दिया यू, तो वो रो से कॉलम में चेंज हो जाएगा ना, ये जो इससे पहले हमने फ्लेक्स यूज किया है। हमने फ्लेक्स कॉल लिखा है, आप कह रहे हैं कि भाई इस तरह से लिखूं तो वो तब भी इसी तरह से वर्क करना चाहिए। जी जी। ये देखें यहाँ पर मैंने भाई इस तरह से लिखा। तो अब देखें, मैंने आपको बताया कि भाई बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारी डायरेक्शन जो होती है फ्लेक्स की वो होती है रॉ। ठीक है, तो आपके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे ये हमारा कंटेंट इमेज, ये एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखे मैंने टेलविंड सीएसएस ने देखा कि भाई टेलविंड सीएसएस को ये पता है कि भाई मीडियम स्क्रीन से मैंने फ्लेक्स रॉ अप्लाई करनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मीडियम स्क्रीन से पहले क्या रखना है। ठीक है, वो तो हमने बताया ही नहीं है कि भाई मीडियम स्क्रीन से पहले डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो अब जो है वहां पे आती है डिफॉल्ट डायरेक्शन के, वो डिफॉल्ट फ्लेक्स की जो डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है वो होती है फ्लेक्स रॉ। तो फ्लेक्स रॉ अगर हम लिख दें या ना भी लिखें तो यहाँ पे फ्लेक्स रॉ ही है बाय डिफॉल्ट। मुझे इसको करना है कॉलम, तो मैं लिखूंगा फ्लेक्स कॉल। तो अब ये अगली लाइन में चला जाएगा। सही। अब ये मीडियम स्क्रीन पे सही हो गया। ठीक है, अब ये टेक्स्ट का मसला है, टेक्स्ट को किस तरह से करेंगे।
सिंपल है, यहाँ पर आएंगे, इसका डिफॉल्ट साइज है टेक्स्ट 6 XL, जो कि बहुत ज्यादा है। इसको मैं कर देता हूँ 4 XL, चेक कर दें, 4 XL ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसको 5 XL देखूं तो कैसा लगेगा, ठीक है 5 XL मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो अब ये बड़ी स्क्रीन पे भी ये 5 XL ही है, इसको मुझे बड़ी स्क्रीन पे 6 XL करना है। तो अब मैं देखता हूँ कितनी बड़ी स्क्रीन पे मुझे 6 XL करना है। तो मोबाइल पे 5 XL ठीक लग रहा है, थोड़ी और बड़ी स्क्रीन करता है, अभी भी ठीक लग रहा है, अभी भी ठीक लग रहा है, ठीक है। इतनी स्क्रीन पे भी 5 XL ठीक लग रहा है। एक काम करते हैं, मैं स्मॉल स्क्रीन से अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। हमने देखा था स्मॉल स्क्रीन का ब्रेक पॉइंट है बेसिकली 640 पिक्सल। तो जैसे ही मैं 640 पिक्सल से ऊपर जाऊंगा, वैसे ही हमारा ये वाला जो टेक्स्ट है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे, MD स्मॉल स्क्रीन से मैंने आपको बोला SM कॉलन SM कॉलम टेक्स्ट माइनस 6 XL, 6 बिल्कुल। तो अब मैंने क्या है यहाँ पे लॉजिक लगाई कि भाई क्या कहते हैं, हमारे पास जो है स्मॉल स्क्रीन पे जो है, जो बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन होगी, उसमें हमारा फॉन्ट साइज कितना होगा 5 XL, जो कि बराबर है 48 पिक्सल्स के, ठीक है। तो 5 XL इसका साइज है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया SM टेक्स्ट 6 XL, मतलब स्मॉल स्क्रीन से जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही हमारे टेक्स्ट फॉन्ट का साइज हो जाएगा 6 XL। तो यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन से ऊपर जाता है, यहाँ पे मेरे ख्याल से अप्लाई हो गया है। इसको मैंने सेव किया हुआ है, ठीक है। 6 XL नहीं किया आपने, 5 XL किया था। हाँ हाँ, ये हो गया 5 XL तो हमने किया हुआ है बाय डिफॉल्ट। फिर मैंने कहा स्मॉल स्क्रीन से जैसे ही ऊपर जाए वैसे ही 6 XL कर दो सर। तो आप देखें ये स्मॉल स्क्रीन, ये रही स्मॉल स्क्रीन से ऊपर आया, इसका साइज बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। अब ये बड़ी मीडियम स्क्रीन पे आएंगे हम, तो भाई हमारी इमेज भी ऊपर आ जाएगी। इस तरह से हमने रिस्पॉन्सिव कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा होम एक पे हीरो सेक्शन। एक इसके अंदर क्वेश्चन है मुझे, मेरा जी मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाते हैं तो ये इमेज का फिर हम साइज को कैसे करेंगे चेंज। इमेज जो है ना हमारी उस हिसाब से क्रॉप होगी, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एग्जांपल हो, बैकग्राउंड इमेज मैंने कहाँ यूज करी थी, बेसिकली हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है ना वो उस हिसाब से क्या कहते हैं क्रॉप होती है साइडों से और जूम होती है। अगर मुझे मेरी दिमाग में कोई एग्जांपल आती है तो मैं उस वेबसाइट को खोल के दिखा दूंगा। अमूमन बैकग्राउंड इमेज को जब हम, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज रिस्पॉन्सिवनेस, तो हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो कुछ इस तरह से रिस्पॉन्सिव होती है। इसको कैसे करेंगे भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि भाई आपकी इमेज ही छोटी हो रही है, तो ये मतलब नॉर्मली हम यूज नहीं करते। हम चाह रहे हैं कि भाई उसकी हाइट जो है वो उतनी ही रहे, लेकिन इसकी जो विद है वो इमेज नहीं खराब हो, ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है, लेकिन उसकी एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं आ रही, वो वेबसाइट में खोल के दिखा दूं तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। बेसिकली हमारी बैकग्राउंड इमेज को हम जो है वो साइज जो है उसका दे देते हैं कवर, ठीक है। तो उससे वो रिस्पॉन्सिव हो जाती है। उसमें होता ये है कि जैसे ही आप क्रॉप करते हैं ना, तो वो इमेज जो है ना इस तरह से सेट होती है, जैसे ही आप छोटी स्क्रीन पे आते हैं वो इमेज जो है साइडों से क्रॉप हो जाती है, ठीक है। और थोड़ी सी जूम भी हो जाती है, कुछ इस तरह से हैंडल होती है वो, और जो है रिस्पॉन्सिव हो जाती है। मुझे याद आ गई एक वेबसाइट, ये रही, ठीक है। अब देखें इसके बैकग्राउंड में ये इमेज लगी हुई है, ठीक है। ये मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये देखें अब क्या हो रहा है, असल इमेज का साइज कितना है, असल इमेज का साइज इतना है,
लेकिन अब मैं बड़ी स्क्रीन पे जा रहा हूँ तो ये देखें किस तरह से इमेज स्ट्रेच हो रही है, मतलब जूम हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो ये इस तरह से रिस्पॉन्सिव हो रही है। ठीक है, अब जैसे ही मैं छोटी स्क्रीन पे आता हूँ इसी तरह ये क्रॉप होने लगेगी आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें साइडों से क्रॉप हो रही है। ठीक है, अब बिल्कुल छोटी में अब हमने क्या किया, यहाँ पे इमेज में हमने जो है वो दिखाना था, ये वैन जो है वो दिखानी थी, तो अब जो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया कि भाई जैसी छोटी स्क्रीन पर आओ। स्क्रीन स्टक है आपकी। स्क्रीन स्टक हो जी गई है। मैं समझा, मेरी तरफ से स्क्रीन सही सर शो हो रही है, ठीक है। शो हो रही है नहीं या नहीं, स्टक स्टक हो हो गई? गई थी, जी जी, अभी शो हो रही है अब सर। शो, ठीक अब है। हो रही है। तो मैं यही बता रहा था कि आप देखें यहाँ पे जैसे ही मैं साइज बड़ा करता हूँ तो ये उस हिसाब से जूम हो रही है बैकग्राउंड में। जैसे ही मैं साइज छोटा करूंगा तो ये साइडों से क्रॉप होने लगेगी। ठीक है, लेकिन ये वाली इमेज ऐसी है कि इसको हम नहीं चाह रहे कि भाई क्रॉप हो, तो हमने क्या किया कि भाई मीडिया जैसे ही स्मॉल स्क्रीन पे जाती है इमेज चेंज हो जाएगी, देखेगा ये वैन करीब आ जाएगी, ये हाउस यहाँ पे आ जाएगा तो ये इमेज चेंज हो रही है। ये देखें इमेज चेंज हो गई है। अगर मैं इसको और जूम करूं मोबाइल में इस तरह की कुछ इमेज है। ठीक है, अगर ये बात यहाँ पे देखें इमेज चेंज हो रही है, यहाँ पे हमारे पास दूसरी इमेज है, यहाँ पे हमारे पास मोबाइल के हिसाब से इमेज आ गई, ताकि मोबाइल यूजर को कुछ इस तरह से दिखे। ठीक है, सही। क्या हमजा भाई, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, हेडर कवर हो बैकग्राउंड इमेज में, वो किस तरह करेंगे? हेडर के भी बैकग्राउंड में कलर होगा तो उस हेडर को फिर हम स्टिकी की जगह टेक्सचर पे हम ना, दे देंगे। जी, हेडर के अप और डाउन के दरमियान में ना बैकग्राउंड इमेज लगी हो तो किस तरह हम बनाएंगे? आप कह रहे हैं कि भाई ये हीरो सेक्शन है और हेडर के पीछे भी बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हो रही है, बेसिकली यहाँ पे हेडर ट्रांसपेरेंट है, ये कह रहा है। इस सिनेरियो में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक आपका हीरो सेक्शन है, हीरो हम्म, सेक्शन में कोई बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है हम्म, और उसके ऊपर हेडर आपका कवर हो रहा है। हम्म, जी। हेडर के अंदर इमेज रखेंगे जो नहीं 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 हीरो नहीं सेक्शन तक नीचे तक आएगा। नहीं नहीं, उसमें क्या होता है कि आप बैकग्राउंड इमेज ऐसी लगाते हैं कि डिजाइन पे भी डिपेंड करता है। एक तो यूज केस ऐसा है कि भाई आपने हीरो सेक्शन में जो है सिर्फ बैकग्राउंड इमेज हीरो सेक्शन पे लगा दी और हमारा जो हेडर है उसका कलर वाइट है इस तरह से। फर्ज कर ले मैंने ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये हमारा बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, और ये जो ऊपर है जैसे इस वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें, फर्ज कर ले बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है पीछे और हेडर जो है इस तरह से अलग से शो हो रहा है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि भाई आपने इस हेडर को कर दिया फिक्स। अभी हमने क्या किया हुआ है, स्टिकी किया हुआ है, इसको मैंने कर दिया फिक्स और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो अब क्या होगा कि भाई वो बिल्कुल इस तरह से इस पे क्या कहते हैं बैकग्राउंड इमेज ऊपर भी हमें हेडर के साथ शो होगी। जैसे अभी मैंने शायद वेबसाइट खोली तो उसमें इसी तरह से हुआ था, या वाइट अच्छा, कलर हमें था। फिर नहीं, ट्रांसपेरेंट करना वाइट कलर। पड़ेगा। हाँ, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसमें ये होता है कि भाई जब आप स्क्रॉल करें ना तो उसका कलर जो है स्क्रॉल करने पे बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाए। तो आपने ये भी लिखना होगा ताकि जो है क्योंकि स्क्रॉल पे भी अगर आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो वो कहीं पे जाके ओवरलैप होगा, किसी टेक्स्ट के साथ जाके लोगो मिल जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो स्क्रॉल पे जो है कलर भी वाइट करना होगा। ठीक है, ओके आगे चले। ए, ओके आगे चलते ये हैं। किसी किसी का भाई माइक के खुला हुआ है? माइक ऑन है। ओके, तो हम जो है इसको ये कर दिया, अब बटन की स्टाइलिंग पे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और प्रॉब्लम दिख रही है कि वो ये है क्या, ये जो टेक्स्ट है ये बहुत ज्यादा क्लोज है इस क्या कहते हैं हमारे लेआउट हेडर के। तो इसको थोड़ा सा नीचे लाने के लिए मैं क्या दे दूंगा, मार्जिन टॉप दे दूंगा। तो इसको मैं ढूंढ लेता हूँ, ये रहा हमारा। इसके अंदर भाई मार्जिन टॉप दे देता हूँ MT4। तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ओके, तो ये आ गए हमारे पास। अब लर्न मोर के बटन को हमने स्टाइल करना है। मैं काम अच्छा करता हूँ, हमजा मैं भाई,
जी मार्जिन टॉप जो अभी 4 लगाया है, ये क्या कहते हैं, बिग स्क्रीन पे भी उस पे अप्लाई होगा? जी जी, सारी स्क्रीन्स पे अप्लाई होगा। अगर मैं चाह रहा हूँ लार्ज स्क्रीन पे ना अप्लाई हो, तो मैं क्या लिखूंगा, LG:MT0। तो मतलब वो लार्ज स्क्रीन पे उसकी मार्जिन टॉप जो है मैंने 0 कर दिया। ठीक है, तो इस ठीक तरह हो से गया। होगा। ये मैं फिग्मा डिजाइन खोल लेता हूँ। ओके, तो फिग्मा डिजाइन के अंदर हमारे पास, अच्छा ये जो कलर है ये मुझे बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है। इसका मेरे ख्याल से शेड होना चाहिए 800 की जगह पे 700। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर लगेगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे डिजाइन के अंदर हमारे पास भाई ये हमने ऊपर का एक बटन रह गया बस। तो इस बटन को स्टाइल करना है। बटन को स्टाइल करने के लिए भाई मैं आऊँगा वापस यहाँ पे, और इसके अंदर आऊँगा लैंड मोर के अंदर, ये रहा हमारा बटन। ठीक है, एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि भाई अच्छा तरीका ये है कि आपने एक बटन का अलग से कंपोनेंट बना लेना। तो वो मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पे मैंने ये फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोग को समझाया था। शेड के अंदर आता हूँ। शेड के अंदर मैं फाइल बनाता हूँ button.tsx। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बटन के अंदर। इसके अंदर भाई मैंने बटन का थोड़ा सा कोड लिख लेता हूँ, और div की जगह पे कर देता हूँ बटन। ये हो गया हमारा बटन। अब इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने हीरो सेक्शन के अंदर। तो इसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे भाई मैं एक अदद कमेंट लिख देता हूँ, कंपोनेंट्स। इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखूंगा इंपोर्ट फ्रॉम, हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर है शेड का फोल्डर, शेड के अंदर है हमारे पास बटन, और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ बटन। ठीक है, और इसको मैं इसकी जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ, या एक काम करते हैं एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर मैं जो है बटन लिखता हूँ। ठीक, ये मैं आपको बताऊंगा ये डिव क्यों बनाया मैंने। बाज दफा लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिव कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ कि जब आप स्टाइलिंग कर रहे होते हैं ना, तभी आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे डिव लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा ये डिव क्यों लगाया। पहले एक काम करते हैं, हटा देता हूँ। हटा दिया मैंने, बटन लगा दिया। तो अब रिजल्ट बिल्कुल वही है कि यहाँ पे बटन का हमारे पास वो आ गया कंपोनेंट जो कि हमने ये बनाया हुआ। तो ये तो इजी है, होपफुली सबको आता होगा ये। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने कुछ प्रॉप्स एक्सेप्ट करना है। तो सबसे आसान प्रॉप्स जो है वो, सबसे पहली चीज जो मैंने कर दी है वो इस टेक्स्ट को डायनामिक बनाना है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास आए यहाँ से। बेसिकली मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट दूँ कि भाई टेक्स्ट, इस कंपोनेंट में इसका टेक्स्ट होना चाहिए इनरोल, इनरोल नाउ। ठीक है, हो सकता है मैं दूसरा बटन दूं, और जो है मैं चाह रहा हूँ कि उसका टैक्स जो है इनरोल नाउ नहीं हो, उसका टैक्स हो सबमिट। ठीक है, तो बटन एक ही होगा लेकिन उसके अंदर जो टैक्स होगा ना वो अलग होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, प्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बटन है हमारे पास। बटन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले भाई इसकी टाइप डिफाइन कर देता है ताकि वहां पे एरर ना आए। वहां पे एरर ये आ रहा है कि भाई आपको टैक्स रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप क्यों टैक्स पास कर रहे हैं, तो ये एरर आ रहा है। तो उसके लिए फिर मैं क्या रखूंगा, सबसे पहले FC। ठीक है, FC कहाँ से आ रहा होगा हमारे पास, React के अंदर से। ठीक है, तो एरो फंक्शन में हम कुछ इस तरह से टाइप रिएक्ट से डिफाइन आया कर भाई, रहे रिएक्ट से। हैं जी। तो एरो फंक्शन में कुछ हम इस तरह से टाइप डिफाइन कर रहे होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने सबसे पहली टाइप क्या दे दी है, टेक्स्ट, जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी ये बटन को कॉल, जो भी ये कंपोनेंट यूज करे, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो टेक्स्ट पास करे। अगर वो टेक्स्ट नहीं पास करेगा तो उसके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट इज मिसिंग। तो देखें यहाँ पे मैंने एक बटन यूज किया, इसके अंदर भाई मैंने इसका टेक्स्ट पास कर दिया इनरोल नाउ। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं। अब ये टेक्स्ट तो मैंने अभी इसकी टाइप सेट करी है, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉप्स भी सेट करने होंगे।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉप्स। ठीक है, सबको पता है कि भाई हर कंपोनेंट के अंदर हमारे पास प्रॉप्स आ रहे होता है, यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव हो रहा होता है। ठीक है, अब प्रॉप्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी एम्प्टी ऑब्जेक्ट, लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ से भाई एक प्रॉप पास किया है जो कि है टेक्स्ट इनरोल नाउ। तो इसको मैं किस तरह से एक्सेस करूंगा, यहाँ पर आऊंगा प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, जो भी हम यहाँ से पास करते हैं, जैसे अभी टेक्स्ट पास किया है, हो सकता है भाई मैं लिंक भी पास करूं। ठीक है, जो भी हम यहाँ से पास करेंगे कंपोनेंट के अंदर, वो यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर रिसीव होगा। ठीक है, और उस प्रॉप्स के अंदर हम इस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉप्स डॉट लिंक। अच्छा हमजा भाई, इस तरह लास्ट से टाइम हम लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा था ना प्रॉप्स की जगह, हम्म, तो इस वो मैं केस में बता हम दूं, प्रॉप्स क्यों लिख रहे हैं? वो मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि भाई चिल्ड्रन भी हम, मैं बता रहा हूँ प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रॉप्स होता है जो भी हम यहाँ से पास करेंगे इसके अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर, वो यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर रिसीव होंगे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये प्रॉप्स बार बार ना लिखना हो, मैं चाह रहा हूँ कि भाई प्रॉप्स के अंदर जो भी की स्टोर हुई है, जो भी हमारे पास वैल्यू की ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है, उसको मैं डायरेक्टली डी स्ट्रक्चर कर लूँ। तो डी स्ट्रक्चर करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, और जो भी प्रॉप्स के अंदर आपको डी स्ट्रक्चर करना है वो आप लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई पहले जो हम props डॉट टेक्स्ट लिख रहे थे, अब मुझे props डॉट टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो है props के अंदर से टेक्स्ट को डी स्ट्रक्चर कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, तो वो डी स्ट्रक्चरिंग का ये तरीका होता है कि कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, और जो भी, किसी का माइक खुला हुआ है। ठीक है, इस तरह से कुछ डी स्ट्रक्चरिंग करते हैं। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊं, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डी स्ट्रक्चरिंग कर कैसे रहे होता है, एक और तरीका ये है कि भाई आप यहाँ पर आओ, कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, ये वही कर्ली ब्रैकेट्स है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूं प्रॉप्स। तो इस सिंटेक्स का ये मतलब है कि आप प्रॉप्स के अंदर से इसकी जो भी कीज है उसको डी स्ट्रक्चर कर रहा है। ठीक है, निकाल रहा है, प्रॉप्स के अंदर से निकाल रहा है, डी स्ट्रक्चर कर रहा है। तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। अब मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी मैं पास करूंगा, जैसे इस, मुझे पता है इस प्रॉप्स के अंदर मुझे रिसीव होना है टेक्स्ट, क्योंकि भाई मैं वहां से टेक्स्ट पास कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट रिसीव होना है, तो वो मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, तो वो टेक्स्ट को अब मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने की बजाय मैं क्या करूँ कि भाई मुझे जब डी स्ट्रक्चरिंग करनी है तो मैं प्रॉप्स की जगह पे यहीं पे ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि भाई यहाँ पे मैंने लिंक पास किया हुआ है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, उसको मैंने हटा दिया। अब देखते हैं हमारे बटन को। ये देखिए, ये बटन आ गया, इसका टेक्स्ट क्या है, इनरोल नाउ। एक और बटन पास कर देता है, BR का टैग लगाते हैं जो बेसिकली ब्रेक कर रहा होता है लाइन को। उसके बाद मैं एक और बटन पास करता हूँ जिसका टेक्स्ट मैं रख देता हूँ साइन अप, और यहाँ पर आते हैं, ये देखें दोनों बटन्स मैंने ऐड कर दिए। ठीक है एक ही बटन, लेकिन उसका टेक्स्ट जो है मैं डायनेमिकली चेंज कर रहा हूँ प्रॉप्स की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे बटन एक ही है, अब मैं भाई इस बटन की स्टाइलिंग करूंगा तो दोनों बटन्स पर अप्लाई हो रही होंगी, बट ये जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर रहा हूँ दोनों बटन्स के लिए प्रॉप्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब जो है मैंने दो बटन यूज कर रहा हूँ, आप देखिएगा जैसे जैसे मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे दोनों बटन्स पे अप्लाई हो रही होंगी, क्योंकि भाई हम एक ही, ये बटन जो है वो यहाँ पे हमने कंपोनेंट बनाया उसे यूज कर रहे हैं दोनों जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई सबसे पहली मैं क्लास नेम लिखूंगा। डिजाइन पे आते हैं, डिजाइन को देखते हैं। डिजाइन के अंदर जो है हमारे बटन में एक बैकग्राउंड कलर है, वो ऐड कर देते हैं सबसे पहले। तो BG कौन सा था, टील था, 700। ठीक है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि भाई टेक्स्ट, जो बटन का टेक्स्ट है उसका कलर वाइट है, तो वो कर देता हूँ टेक्स्ट वाइट।
उसके बाद मैंने देखा कि भाई इसकी पैडिंग ऐड हुई हुई है, एक्स एक्सिस पे भी पैडिंग ऐड हुई हुई है, वाई एक्सिस पे भी पैडिंग ऐड हुई हुई है। तो मैं दोनों जगह पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ। तो एक्स एक्सिस में पैडिंग देने के लिए मैं क्या लिखूंगा? px पी एक्स। और पैडिंग में दे देता हूँ 4, और वाई एक्सिस में मैं दे देता हूँ 3। ठीक है, ये हो गया भाई, पैडिंग भी अप्लाई हो गई, बैकग्राउंड कलर भी डल गया। एक काम रह गया है, वो एक काम क्या है, दो काम रह गया। लिंक भी कराना अपना भाई इसको। हाँ, वो लिंक पे आएंगे, लेकिन राउंड करना स्टाइलिंग के अंदर राउंड दो काम रह गए। राउंड करना, रेडियस अराउंड रेडियस उसके लिए क्या क्लास लिखूं? राउंडेड फुल। राउंडेड फुल। ओके, राउंडेड फुल। एक और चीज रह गई है, और से देखें इस बटन में लिंक। मार्जिन टॉप रहता है। नहीं नहीं, वो तो ऐड करेंगे बाद में। स्टाइलिंग के शेडो अंदर शेडो रहता है। शेडो रह गया। ठीक है, तो वो शेडो भी ऐड कर लेता है। शेडो LG। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा तो चेंज कर लेंगे। अब आते हैं अपने बटन पे, देखते हैं क्या स्टाइलिंग अप्लाई करी हमने। तो ये हमारे पास कुछ कलर अच्छा नहीं लग रहा, पहले तो कलर चेंज करना है। दूसरी स्टाइलिंग हमने क्या करनी है, पैडिंग एक्स एक्सिस पे थोड़ी सी बढ़ानी है ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। तीसरी चीज, हमने इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, तो वो भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो वो, और चौथी चीज, इसको सेमी बोल्ड करना है। देखें, ये थोड़ा सा टेक्स्ट मोटा है, तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा इसको बोल्ड करना है। ठीक है, तो वो अप्लाई करना स्टार्ट कर लेता है। मैं काम करता हूँ, इसको लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, अगली लाइन में लिख लेता है। क्लास नेम को भी नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं बाकी क्लासेस लिखूंगा, जिसमें से पहले तो इसका कलर जो है वो मैं चेंज करके 800 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये कलर ही नहीं सही लग रहा, क्योंकि ये वाला कलर जो है वो कस्टम कलर है। तो एक काम करते हैं, कस्टम कलर लगा लेते हैं। मैंने आप लोग को एक तरीका बताया था कि भाई कस्टम कलर किस तरह से लगाता है। क्या तरीका है वो? बीजी डैश स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें कलर। हाँ, BG डैश, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं कोई भी कस्टम वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भाई मैंने हैश के साथ वो कलर पास कर दिया, जो कि हमें यहाँ से मिल रहा था। हमजा भाई ठीक है सवाल है। जी। हमजा भाई आपने ये मना किया था, आपने पता नहीं कह रहे थे कि ये मेथड ठीक नहीं है लगाने का। हाँ कुछ ऐसा। लेकिन, हाँ, अगला मेथड जो हम देखेंगे वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है। अगर मैं उस पे ले गया ना तो वो काफी, आज की क्लास उसी में निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं जो है अभी के लिए ये चीज इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन ये हमने सिर्फ बटन पे इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि बटन जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो फिर भी गुजारे लायक हो गया था। बटन जो है हमने अच्छा बनाना है, क्योंकि ये हर जगह यूज होना है। इसको बाद में एंड में जो है इसको सही तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो ये होगा कि हम लिखेंगे BG प्राइमरी। ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी तो टेलविंड CSS के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, मैं होवर कर रहा हूँ, कोई भी क्लास नहीं आ रही। ठीक है, ये प्राइमरी हम ऐड करेंगे। ठीक है, वो बाद में करेंगे, बट अभी जो है, अभी के लिए मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ। तो ये कलर ऐड हो गया। एक दूसरी चीज क्वेश्चन, मैंने बोली थी जी। ये हमें फिग्मा के डिजाइन से होवर का पता चल सकता है क्या? जैसे अगर किसी ने लगाना हो डिजाइन में, होवर पे हम कलर डिजाइन, चेंज कराएं। डिजाइन पे मेरे ख्याल से हो सकता है। एनिमेशन के अंदर इतना ऑप्शन तो है, लेकिन उसके लिए आपको क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप के अंदर जाना होगा। इस तरह से जो है करके होवर इफेक्ट आप लगा सकते हैं फिग्मा के डिजाइन के अंदर। वो इस तरह से यहाँ पे नहीं शो होगा, जब तक आप यहाँ पे प्ले के बटन को नहीं क्लिक करेंगे तब तक वो शो नहीं होगा। ठीक है, तो वो एनिमेशंस वगैरह फिग्मा में कर सकता है। सही। ओके, इनरोल नाउ के बटन में भाई एक्स एक्सिस में मैंने पैडिंग ऐड करनी है, तो एक्स एक्सिस में 6 कर देता है सर। ठीक है, अब टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है। टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए मैं लिखूंगा टेक्स्ट LG। सेव कर दिया, टेक्स्ट बढ़ गया। उसके बाद मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो क्या लिखूं बोल्ड के लिए? टेक्स सेमी बोल्ट। फॉन्ट 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 सेमी बोल्ड या बोल्ड। बिल्कुल, फॉन्ट सेमी बोल्ड। देखता है, ओके हो गया।
उसके बाद जो है, अच्छा ये मुझे ज्यादा लग रहा है तो मैं काम करता हूँ, सेमी बोल्ड की जगह नॉर्मल, नॉर्मली सेमी बोल्ड होता है मीडियम, मीडियम। तो ये ठीक लग रहा है मुझे। ओके, तो ये हमने भाई इनरोल नाउ का एक बटन बना लिया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हमने एक बटन बनाया, उसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये है हमारे पास कंपोनेंट्स बनाने के फायदे। तो यहाँ पे मैं एक बटन हटा देता हूँ। हमजा, हम इस ये कलर जो है एग्जैक्ट कलर कैसे पिकअप कर सकते हैं जो मतलब डिजाइन में है ऑलरेडी, वो वही कलर डिजाइन के अंदर वैसे? मिल जाता है ना। देखिए मुझे इसका कलर चाहिए, मैं यहाँ पे आऊंगा, बटन पे क्लिक किया। हाँ, बटन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए इसका कलर मुझे बता रही है ना। उसके अच्छा अलावा जो हमजा है मैं भाई, इंस्पेक्ट के अंदर जाके भी इसका कलर देख सकता हूँ, इसकी सीएसएस देख सकता हूँ। जी अच्छा हमजा भाई, अभी ये लर्न लर्न मोर जो है ये थोड़ा सा एम्प्टी हुआ पड़ा है। इधर जो हम बटन के अंदर एम्प्टी लगाएंगे ये सारी जगह अप्लाई करेगा? क्या चीज दोबारा बोला? देखिए एनरोल एनरोल नाउ चिपका हुआ है ना हाँ पैराग्राफ हाँ में। हाँ हाँ। तो इधर जब हम बटन के फंक्शन में बनाएंगे तो ये सारी जगह अप्लाई करेगा या सिर्फ हम लाता भी यहाँ पे हीरो सेक्शन के लिए स्पेस दे सकते हैं? हाँ, यही मैं इशू जो है, मैंने वो शुरू में डिव की बात करी थी ना, वो इसी से रिलेटेड कर रहा था मैं। अब जो है सबसे जो उसी पे आता है, सबसे जो मेजर मसला लग रहा है सबको, यही लग रहा है कि भाई बटन जो है इस टेक्स्ट के साथ बिल्कुल लगा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, एम टी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो एम टी 3 कर देता हूँ, देखते हैं। 5 करना होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, एम टी 5 कर दिया तो ये भाई ये स्पेसिंग आ गई है। ठीक है, लेकिन इसमें मसला ये है कि अब मैं कहीं पे भी बटन को इंपोर्ट करूंगा ना, उसके साथ भाई मार्जिन लगी भी आएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा बटन बनाओ जिसके अंदर मार्जिन ना लगी हुई हो, तो वहां पे ये वाला बटन प्रॉब्लम करेगा ना, क्योंकि ये MT5 जो है मैंने बटन के कंपोनेंट के अंदर लगाई हुई है। तो इस बटन के कंपोनेंट को मैं जहां भी यूज करूंगा वहां पे ये MT5 लगी हुई आएगी। ठीक है, इवन अब मुझे चाहिए कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मार्जिन टॉप जो है वो 5 नहीं हो, वो 8 हो। तो वो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने MT5 डिफाइन कर दी ना। तो मैं चाह रहा हूँ ये वाली जो चीज है ना, मार्जिन वाली, ये मैं यहाँ पे लिखूं ही नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पे इस डिव के सेक्शन। हाँ यहाँ div पे जो हमने बटन, बनाया इसी काम आएगा। हाँ, इसके साथ मैं डिव लिख दूँ। अब जो भी मैंने मार्जिन ऐड करनी है वो मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पर आऊंगा MT5। ठीक है, तो अब मार्जिन फिर से ऐड हो गई और जो है हमारा बटन, इसको 6 करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा इस बटन में मुझे अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी लग रही है, जो क्या है, अगर मैं इस बटन को देखूं, पैडिंग का थोड़ा सा इशू लग रहा है। तो वापस आता है यहाँ पे, पैडिंग थोड़ी सी और ठीक करता है इसको। एक्स एक्सिस में जो है मैं पैडिंग को 7 कर देता हूँ और इसको 4 कर देता हूँ। हो गया, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है मेरे ख्याल में। और ये टेक्स्ट भी तो थोड़ा भाई सा छोटा लग रहा है जी। हम किसी क्लाइंट के लिए अगर कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो हम अपने गैस के हिसाब से करेंगे या कोई फुल स्क्रीन के हिसाब से देख के करेंगे? क्योंकि हम तो क्या अपनी चीज? स्क्रीन पे देखेंगे तो कोई भी वेबसाइट के बटन हो गया या हाँ कोई देखिए, पैराग्राफ उसमें हो क्या गया। होता है, उसमें क्या होता है कि आप जो है ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई भी डिजाइन होता है ना, मैं उसको देखता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि उसके अंदर ना टेक्स्ट कितना है। जैसे ये हेडर है, ठीक है, इसका साइज मैं देखूंगा 56 है। इसकी मैं एक क्लास बना लूंगा टेलविंड CSS के अंदर। फिर मैं आऊंगा इस पैराग्राफ के अंदर, इसका साइज कितना है, 20 है। फिर मैं इस पे आऊंगा। ठीक है, अच्छे डिजाइनर जो होता है ना, वो इस तरह से ही कन्वेंशन यूज कर रहे होता है कि भाई जैसे ये वाला हेडर है, ठीक है, इसका साइज अगर यहाँ पे हम देखें, कहाँ पे दिखेगा भाई, ये रहा, इसका साइज है 40 पिक्सल्स। ठीक है, अब जो अगला हेडर होगा जो कि इसके ही जैसा दिखने में है, उसका साइज भी 40 पिक्सल ही होगा। देखा? ठीक है, अगले में आऊंगा, इसका साइज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ये छोटा हेडर है। ठीक है, इसका साइज भी 40 पिक्सल होगा, ये देखें। ठीक है, तो अच्छे डिजाइनर जो होता है ना, वो क्या करते हैं कि हेडिंग वाइज जो है ना, एक फिक्स वो रखता है, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नंबर रखते रखते हैं। हैं।
पिक्सल रखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई H1 जो है, जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी उसका साइज 56 पिक्सल्स होगा बस। जो सेकंड नंबर वाली हेडिंग होगी उसका साइज 40 पिक्सल्स होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको ये चीज पता चल गई ना कि भाई जो सबसे बड़ी हेडिंग है उसका साइज 56 पिक्सल होना है, जो छोटी हेडिंग होनी है उसका साइज इतना होना है, जो बटन के अंदर होगा उसका साइज भी आपको मिल जाएगा यहाँ से, जो कि होगा 18 पिक्सल्स। तो आप क्या करोगे, उसको ना टेलविंड सीएसएस के अंदर लिख लोगे एक जगह पे। ठीक है, मैं जो है अपना अगर प्रोजेक्ट के एक दफा टेलविंड कॉन्फ़िग खोल के दिखाऊं ना, गिटहब के अंदर से खोल के दिखा रहा हूँ, उसके अंदर आप देखिएगा मैंने किस तरह से, पहले मैंने डिजाइन में देखे कितने साइजेस हैं, उस हिसाब से मैंने उसको लिख लिया एक जगह पे, ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े कि भाई कौन सा साइज अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर, ये देखिए, पहले तो मैंने भाई स्क्रीन्स डिफाइन कर दी, जो मैं कह रहा था ना आप लोग को कि भाई एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होती है, मीडियम स्क्रीन होती है। यहाँ पे देखिए मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल भी ऐड किया हुआ है, मैंने यहाँ पे LG2 भी ऐड किया हुआ है, XL2 भी ऐड किया हुआ है। ये मैंने रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इतने सारे ब्रेक पॉइंट ऐड किया, क्योंकि अगर मैं करंट वेबसाइट पे आऊँ ना, तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए काफ़ी ब्रेक पॉइंट चाहिए था मुझे, ये जो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, इसलिए मैंने इसको इस ट्यूटोरियल से हटा दिया है, क्योंकि इसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ें समझानी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखें फॉन्ट साइज के अंदर, ठीक है, फॉन्ट साइज के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे मैंने H1 की एक विड्थ डिफाइन कर ली। ये जो 3.5 REM लिखा हुआ है ये बेसिकली बराबर होगा, 1 REM बराबर होता है 16 पिक्सल्स के। तो आप वही मल्टीप्लाई कर दें कि 3.5 REM कितने पिक्सल्स के बराबर होगा। ठीक है, ये REM को भी कभी डिस्कस करेंगे, रिस्पॉन्सिव करने के काम आता है। अच्छा, इसी तरह से भाई मैंने सबका फॉन्ट साइज लिख लिया, जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट है उन सबका मैंने फॉन्ट साइज यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब मुझे एक दफा मैंने लिख लिया, अब मुझे जैसे ही अप्लाई करना है मैं देखूंगा कि भाई यहाँ डिजाइन पर आऊंगा, मैं देखूंगा हाँ भाई इसका साइज कितना है, ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूँ, ये मिल गया मुझे 20। तो मैं कौन सा वाला अप्लाई करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, ये वाला अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ, इससे डेवलपर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है, और जो है डिजाइन में भी ना एक रिदम होता है, एक ना स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं आप। ऐसे नहीं हो रहा कि भाई ये वाला हेडर जो है उसका साइज बड़ा है, ये वाला हेडर है उसका साइज छोटा है, तो ये एक स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है रिस्पॉन्सिवनेस और डिजाइन को किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं उसका ख्याल रख सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है, जी, ये जब हमको फिग्मा पे डिजाइन बनाएंगे तो मोबाइल के लिए हमको अलग से उसका भी बनाना होगा ना? या जब आप प्रोफेशनल डिजाइन बनाते हैं तो दोनों स्क्रीन के लिए बनाते, इवन 3 स्क्रीन के लिए बनाते हैं। लेकिन सही। क्योंकि मैं अपने लिए बना रहा था तो मुझे अंदाजा था कि मोबाइल स्क्रीन पे भी अगर मैं इसको बनाऊं तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना, इमेज नीचे आ जानी है, ये बस ये वाला सेक्शन कुछ ज्यादा चेंज हुआ है। बाकी अमूमन इसी तरह से चल रहा होता है कि ये सेक्शन ऊपर रहेगा, ये वाला सेक्शन नीचे आ जाएगा, ये सेक्शन नीचे आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा। हमजा भाई अभी आपने जिक्र किया 3 स्क्रीन के लिए, एक तो डेस्कटॉप हो गई, एक मोबाइल हो गया, दूसरा टैब के लिए। टैबलेट के लिए। ठीक है, तो अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं, तो आप जो है एक स्क्रीन बना लें, लेकिन दूसरी स्क्रीन जो है उस, अब मुझे जो है आइडिया है कि भाई इसको मैं मोबाइल पे किस तरह से बनाऊंगा, क्योंकि जो है मैं काफ़ी अरसे से बना रहा हूँ तो मुझे आइडिया है, तो मुझे उसका डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास भाई इनरोल का बटन। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा देते हैं। टेक्स्ट बढ़ाने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, और जो है इसी को यहाँ पर आता है दूसरा टेक्स्ट कॉपी करता है, यहाँ पर आता है दूसरा टेक्स्ट पेस्ट करता है। अच्छा मैंने दूसरा ही कॉपी किया हुआ था शायद, नहीं बल्कि दोनों टेक्स्ट आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए लाइन ब्रेक नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे देखिए लाइन ब्रेक करी है मैंने। ठीक है, ये अलग लाइन में है, बीच में थोड़ा सा गैप है। तो उसका क्या तरीका है, एक तरीका तो ये है कि आप दूसरा पैराग्राफ बना लें, उसके अंदर मार्जिन टॉप ऐड कर लें। ठीक है, वो तो आसान है। जैसे अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूं और दूसरा पैराग्राफ बनाऊं, उसके अंदर मैं ऐड कर दूं, और यहाँ पे जो है
उसको जरा सा मैं कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं क्लास दे दूं, क्लास नेम MT1। आप देखें अगर ठीक है, लेकिन ये वाली स्टाइल भी चली गई, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ। 600 MT2 लिखते हैं, थोड़ा सा और मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अच्छा, दूसरा क्या फर्क लग रहा है मुझे कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ये कुछ ज्यादा ही मतलब आगे निकल गया। ठीक है, इसको भी हम चाहें तो मैक्स विद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, या आप लोग पे छोड़ देता हूँ। जितना आप डिजाइन अच्छा बनाएंगे उतना ही आप लोग के लिए अच्छा। ठीक है, तो अगर आप इसकी भी मैक्स विद ऐड कर दें थोड़ी सी, जितना इस हेडर की विद है उतनी आप इसकी भी मैक्स विद रख लें, तो वो ज्यादा अच्छा है। जैसे मैंने यहाँ पे रखी हुई है डिजाइन के अंदर, इसकी विद भी उतनी है और इसकी विद भी नहीं है, इससे ज्यादा विद नहीं होगी इसकी। तो वो मैक्स विद वाली चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। खैर, ये हो गया हमारे पास भाई हीरो सेक्शन डिजाइन। इसके अंदर एक चीज रह गई है, वो है होवर इफेक्ट। अगर मैं असल पेनावर्स की वेबसाइट पे आऊँ ना, तो यहाँ पे देखें, ये देखें, शेडो हमने बाय डिफॉल्ट नहीं लगाया हुआ मेरे ख्याल में, और जैसे ही हम ओवर करते हैं वो शेडो भी आ जाता है, और जो है ये थोड़ा सा जूम भी हो जाता है। ये किस तरह से करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है वापस जी होवर लिखेंगे और स्केल। जी बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो सीखते हैं होवर इफेक्ट लगाते किस तरह से। ठीक है, होवर क्या होता है कि जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ कि होवर इफेक्ट ये होता है कि माउस जैसे ही आप बटन के ऊपर लेके जा रहे हैं ना, तो ये हमारे पास होवर होता है कि मैं माउस से जो है इस बटन को होवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो माउस बटन पे लेके गया तो वो होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे कोर्सेस पे लेके गया तो ये कोर्सेस पे होवर कर रहा हूँ। तो होवर मैं चाह रहा हूँ कि होवर करने पे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज हो। ठीक है, तो बैकग्राउंड, अच्छा इसको 7 की जगह 8 कर देता हूँ बटन को। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे एक्स एक्सिस में पैडिंग बढ़ा दी बस। अच्छा, होवर करने के लिए मैं लिखूंगा होवर कॉलन, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, BG रेड 500। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने होवर किया, देखें होवर करने पे इसका कलर जो है वो रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये होवर इफेक्ट ये कर रहा है। अच्छा, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, कुछ मतलब ट्रांजिशन नहीं हो रही, कुछ क्या कहते हैं, स्मूथनेस नहीं आ रही। जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ वैसे ही टड़क से कलर चेंज हो जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा डिले हो, थोड़ी सी एनिमेशन हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन 300 रख देता है, 300 मिली सेकेंड है ये। ठीक है, तो ये मैंने रख दी। बैकग्राउंड में क्या हुआ भाई, यहाँ पे उसने एक CSS में एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा देखते हैं। ये मैंने किया, ये देखा किस तरह से स्मूथली ये हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन ऐड कर रहा है, उसकी मैंने जितनी यहाँ पे टाइम बढ़ाऊंगा, यहाँ पे 800 कर दूं, उतना यहाँ पे ट्रांजिशन स्लो होगी। 800 एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर देखते हैं क्या एग्जिस्ट करता है, 700 एग्जिस्ट करता है। ये देखें, उतनी उतनी ड्यूरेशन जो है उसकी स्लो होगी, तो यहाँ पे मैं 300 ही कर देता हूँ उसको। तो ये क्या ये हमारे पास सेकंड में चलता है? 700 मिली सेकेंड्स, 500? मिली सेकेंड्स। ठीक है, अ, अगर मैं 1000 मिली सेकेंड लिखूं तो वो बराबर होगा 1 सेकंड का, तो ये अ, 300 मिली सेकेंड। अच्छा जी, भाई, एक प्रॉपर्टी होती है जिससे ना वो जूम आउट हो जाता है, उस मतलब जो भी आप प्रॉपर्टी के ऊपर वो लगा रहे हो, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? स्केल ही होगा मेरे ख्याल से, दिखाता हाँ, हूँ। एग्जैक्टली। इसके हाँ, अब देखें यहाँ पे जो है होवर के अंदर मैं, मुझे बैकग्राउंड कलर रेड नहीं करना है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस इस पे मैं होवर करूँ ना तो ये थोड़ा सा जूम इन हो जाए, ये थोड़ा सा स्केल अप हो जाए। अगर आप देखें, ये देखें इसका साइज थोड़ा सा बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, एनिमेशन में लग रहा होगा कि कुछ जूम इन हो रहा है, जूम इन नहीं हो रहा, उसका साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आएंगे होवर के अंदर स्केल। ठीक है, स्केल के साथ मैं लिख दूंगा 105।
ठीक है, अगर मैं 100 करता हूँ तो स्केल 100 में इसका साइज जो है देखे थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखा थोड़ा सा बटन हिल रहा है। 105 करते हैं इसका साइज, अब थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, देख लेते हैं, ये देखा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास स्केल का स्केल काम कर रहा होता है और ये होवर इफेक्ट में हमने लगा दिया। तो अब ये बटन जो है अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज, शेडो को भी मुझे होवर में लगाना है। मैं क्या लिखूंगा? ओवर शेडो एलजी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास शेडो नहीं होगा, जैसे ही मैं ओवर करूंगा शेडो आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास भाई बटन आ गया और ये कुछ हमने जो है हीरो सेक्शन बना लिया। अब चलते हैं भाई हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, कोर कोर्सेस। ये जो है सर्कल की वजह से जो है ना, ये बैकग्राउंड में बार जो ग्रीन कलर आ रहा है वो कैसे आ रहा है मतलब? यार वो क्या कहते हैं, एक सर्कल लिया हुआ है जिसको हमने भाई ब्लर किया हुआ है। देखिए अगर यहाँ फिग्मा के अंदर भी देखे ना, तो यहाँ पे भी हमने ये देखिए ब्लर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको क्या कहते हैं, सर्कल लिया, डिव लिया, उसका साइज दिया, उसको ब्लर कर दिया और बैकग्राउंड कलर दिया, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। चले अब जो है नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, जो कि है हमारा ये हीरो सेक्शन हो गया, इसको बंद कर देता है। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा कोर ट्रैक .tsx। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको ऐसे नहीं लिखना था, मुझे ऐसे लिखना था, कोर ट्रैक्स .tsx rfc। ठीक है, रिएक्ट को हटा देता हूँ। ये हमारा कोर ट्रैक्स का कंपोनेंट आ गया। इसको मैं कहाँ पे इंपोर्ट करूंगा? ऐप के पेज में, पेज के page.tsx के अंदर यहाँ पे आता हूँ, कोर ट्रैक्स सेक्शन, हीरो सेक्शन आ गया। अब हमारा कोर ट्रैक सेक्शन, तो इसको मैं कोर ट्रैक को लिखा और इसको इंपोर्ट भी कर लेता। ठीक है, तो इंपोर्ट करने का मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि मैं कंट्रोल डॉट करता हूँ तो वो मुझे सजेशन दे देता है। तो सजेशन पे मैं जाता हूँ तो वो खुद ही इंपोर्ट कर लेता है। तो कोड ट्रैक्स हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, ये देखिए आ गया कोड ट्रैक्स का। ठीक है, अब जो है मैं कोड ट्रैक्स के अंदर जाता हूँ। सबसे पहली चीज हमने क्या करनी होती है बताएं? सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होती है? कंटेनर। रैपर जो हमने बनाया था, बिल्कुल कंटेनर जो है हाँ जो रैपर हम, रखना पड़ेगा। हाँ तो वो रैपर जो है वो मैं इस डिव के अंदर ले आता हूँ, रैपर। ठीक है, वो रैपर खुद ही इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे मैं डॉट डॉट नहीं लगाता, मैंने जो इंपोर्ट एलियस बनाया था वो यूज करूंगा। ठीक है, तो अच्छा, एट द इसमें भी रेट सेक्शन रखना पड़ेगा हमें, क्या चीज? सेक्शन। सेक्शन कहाँ पे? रैपर रखा है ना, सेक्शन क्या? अच्छा यहाँ पे, हाँ सेक्शन ज्यादा अच्छा वो है, क्या कहता है, रैपर के अंदर तो हमने सेक्शन नहीं यूज किया। ठीक है, तो सेक्शन एक ज्यादा अच्छा ये गूगल गूगल को बताएगा कि भाई ये अलग सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है। ठीक है, तो हमने सेक्शन इसका रख दिया नाम, कोड ट्रैक्स। अब जो है हमने क्या करना है, एक और चीज करनी है जो कि है, हम डेफ की जगह सेक्शन यूज करें। हाँ जब आप नया सेक्शन बना रहे हो, जैसे ये हीरो सेक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा सेक्शन बना रहा हूँ, तो उसका जब सबसे पेरेंट टैग होगा ना, जो कि ये वाला है, इसको मैं सेक्शन दे दूंगा। इसके अंदर जितने भी होंगे उनको आप डिव दे दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, वैसे इसको भी डिव दे दूं तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि सेक्शन ले। हमजा ओके, भाई, ये हम रैपर को अगर लेआउट में ही लगा दे तो? रैपर को अगर आप लेआउट पे लगा देंगे तो प्रॉब्लम होगी। कौन बताएगा क्या प्रॉब्लम होगी? यहाँ पे भी हमें मैक्स विड्थ नहीं देनी, वहाँ पे भी अप्लाई होगी। हाँ, अब भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई कोई ऐसा कंपोनेंट हो जिस जो कि
जैसे यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, ये देखें, अगर मैं रैपर लेआउट के अंदर लगा देता तो मसला ये होता, ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये भी रैपर के अंदर आ जाता। तो ये जो ब्लू कलर है, कुछ डार्क ब्लू कलर है, ये भी हमारा छोटा हो जाता, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि ये भाई फुल स्क्रीन ले। तो ये प्रॉब्लम है लेआउट पे लगाने से। अच्छा, कोड ट्रैक्स आ गया हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले भाई हमारे पास ये कंपोनेंट है जिसके अंदर टाइटल है, हेडर है और डिस्क्रिप्शन है। तो ये लिख लेते हैं जल्दी से। तो एक टेब बनाता हूँ, पहले एक कमेंट लिख देता हूँ, कंटेंट। उसके अंदर भाई मैं एक डिव बनाता हूँ जिसके अंदर मुझे ये तीनों चीजें डालनी है। तो सबसे पहले आएगा H4, जो कि हमारा टाइटल, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज। उसके बाद मैं और लिखूंगा H2, जो कि हमारा कोर कोर्सेस। उसके बाद मैं लिखूंगा पैराग्राफ, जो कि है हमारा ये। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल जो हमने पहले बटन बनाया था वो यही इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैं एक डिव बनाऊंगा, उसके अंदर मैं जो है वो बटन इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये बटन इंपोर्ट हो गया है और इसको जो है मैं टाइप एलियस से ही और इंपोर्ट एलियस से ही इसको इंपोर्ट कर दूंगा। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है? टैक्स पास नहीं किया ना। हाँ, टैक्स पास नहीं करा है। ये देखें यहाँ पे टैक्स रिक्वायर्ड है लेकिन हमने पास नहीं करा। तो वो टैक्स पास कर देता है। टैक्स यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, लर्न मोर कर देता है। ठीक है, ये हमने भाई बेसिक सी HTML लिख ली है जिसके अंदर बटन पहले से स्टाइल हुआ हुआ है हमारा। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आया। ये हमारा भाई कोड ट्रैक्स आ गया और ये हमारा लर्न मोर का बटन ही अच्छा लग रहा है, बस बाकी सब ऐसे ही। ठीक है, अब जो है मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो भाई एक अदद मुझे मार्जिन टॉप देनी है। ठीक है, क्योंकि आप देखें ये वाला सेक्शन और इस वाले सेक्शन के बीच में गैप होना चाहिए। तो वो मैं दे देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन के अंदर empty। ना मैंने एक चीज नोटिस की है कि इसके अंदर ये HTML के अंदर भी जो हेडिंग्स के जितने भी टैग्स हैं H1 H2 H3 इनकी भी बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग को नल कर रहा है ये टेलविंड। टेलविंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट है प्री फ्लाइट। आप देखें, आप ना ये तीन चीजें global.css के अंदर आता है। यहाँ पे देखिए टेलविंड बेस इंपोर्ट किया है, ये टेलविंड बेस लिखा है, टेलविंड कंपोनेंट, टेलविंड यूटिलिटीज। ये टेलविंड बेस क्या कर रहा है, ये सारी बेस स्टाइलिंग हटा रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्री फ्लाइट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपकी जितनी भी H1 की हेडिंग है, H1 हो या H6 हो, सबकी एक जैसी स्टाइलिंग होगी। ठीक है, इसी तरह से जब आप बाय डिफॉल्ट HTML के अंदर लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या कहता है, साइड में डिस्क भी आ जाती है। ठीक है, वो भी डिफॉल्ट स्टाइलिंग से हटा देता है। इवन बटन की भी अपनी डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है। अगर आप HTML के अंदर कोई बटन बनाता है तो एक छोटा सा बटन बना पाता है, लेकिन यहाँ पे मैं बनाता हूँ तो ये जो है सिंपल एक टेक्स्ट आ जाता है। तो वो सारी स्टाइलिंग हटा देता है, डिफॉल्ट स्टाइलिंग सबको नॉर्मल टेक्स्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा, एम्प्टी में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे भाई 16, देखता है कितनी आती है। ओके, ठीक है, लेकिन मैं जो है चाह रहा हूँ 28 करके देखता है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई लार्ज स्क्रीन से ऊपर जो है वो मार्जिन टॉप 28 हो और वैसे 16 हो। ठीक है, जैसे ही मोबाइल डिवाइस पे आएंगे तो वो मार्जिन टॉप जो है वो उस हिसाब से सेट हो जाएगी। हमजा भाई यहाँ पे आप मार्जिन यूज कर रहे हैं तो वो एक कॉन्सेप्ट आता है क्या कहते हैं, पोजीशन रिलेटिव फॉर एब्सोल्यूट, तो वो क्या उससे एक गैप दिया जाता है, तो वो नहीं इस्तेमाल करेंगे हम? नहीं नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अलग पर्पस के लिए यूज होता है। वो स्पेसिंग के लिए ऐसे हम यूज नहीं कर रहे होते। स्पेसिंग के लिए हम पैडिंग यूज करते हैं, हम मार्जिन यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आता है प्रोग्राम। ये मैंने स्पेसिंग दे दी है। अब देखते हैं भाई हमारे पास स्टाइलिंग में क्या है। ये वही स्टाइलिंग है जो मैंने पहले अप्लाई कर चुका हूँ। तो वापस आता है अपने हीरो सेक्शन के अंदर। यहाँ पे देखे मैंने ये चीज भी अप्लाई करी हुई है, ये चीज भी लिखी हुई है, ये चीज भी पहले से अप्लाई करी हुई है। ठीक है, तो ये स्टाइलिंग में उठा लेता हूँ। अच्छा तरीका क्या होगा,
आप देखें ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन में कोई डिफरेंस है? साइज का डिफरेंस है बस, कि भाई ये वाला साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है, ये वाला साइज थोड़ा छोटा है। और अगर ये वाला सेक्शन भी अगर मैं देखूं तो इसके अंदर भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट वही कंपोनेंट का हम यूज कर सकते हैं जो हम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो है मैं इसको सिंपल रख के चलता हूँ। ये वाली चीज जो है ना, इसमें फिर कंडीशंस भी आ जाएंगी। कंडीशंस क्या आएंगी? आप देखिए, ये वाला टेक्स्ट बड़ा है तो उसको हमने उस हिसाब से इसको हमने बड़ा रखना होगा, उसमें फिर हम कंडीशन लगाएंगे। ये वाला टेक्स्ट छोटा है तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे भी कंडीशन लगानी होगी। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं, अभी स्टैटिक स्टाइलिंग रखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से स्टाइलिंग कॉपी कर लेता हूँ जो कि मैंने हीरो सेक्शन में यूज कर चुका हूँ। तो कोड ट्रैक्स के अंदर आता हूँ, काम करता हूँ, हीरो सेक्शन को इधर खोल लेता हूँ, कोड ट्रैक्स को इधर खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास नेम लिखा और ये लिख दी। ठीक है, तो ये मैं कोड ट्रैक्स की स्टाइलिंग कर रहा हूँ जो कि हमारा ये वाला सेक्शन है। और कहाँ से कॉपी कर रहा हूँ? अपने हीरो सेक्शन से। अच्छा, H1 के अंदर भी वही स्टाइलिंग है लेकिन साइज में फर्क होगा, तो वो इसको H1 को हम स्टाइल करेंगे। बाकी दूसरा क्या है भाई, हमारे पास पैराग्राफ। पैराग्राफ को भी स्टाइल कर देता है। पैराग्राफ की कहाँ है भाई? ये रही, MT6 टेक्स्ट LG और ये कलर है उसका। तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, बस इतना ही पार्ट कॉपी करना था मुझे, सब चीज़ें वैसे ही हो गई हैं। अब सिर्फ इसमें जो है मुझे ये जो हेडिंग है इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो स्टाइलिंग करने के लिए मैं आता हूँ H2 के अंदर, जो कि इसका हेडर है कोर्स। इसके अंदर भाई मैं लिखता हूँ क्लास नेम टेक्स्ट फॉर एक्सेल। ठीक है, ये इसका साइज हो गया। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता है, फॉन्ट बोल्ड, ये हो गया हमारे पास बोल्ड। और उसके बाद ये एम्प्टी का स्पेस बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा सा कम कर देता है, 4:3 कर देता। ठीक है, अब जो है इसमें क्या करना है, हमने इसको जो है एक अदद क्या कहते हैं मैक्स विद देनी होगी, ताकि जो है यहाँ पे देखें, इसको मैंने एक मैक्स विद दी हुई है कि इस साइज से बड़ा नहीं हो सकता ये। ठीक है, वो मैंने मैक्स विद दी हुई है कि भाई इतना ही रहेगा, इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा हो सकता है। तो वो मैं दे देता हूँ। वो मैं कहाँ पे दूंगा? मैक्स विद मैं कहाँ पे दूंगा? ये इस वाले डिव में दे देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा कंटेंट का पेरेंट डिव है, इसको यहाँ पे दे देता हूँ। मैक्स विद कितनी दूं भाई? स्क्रीन LG, नहीं ये ज्यादा हो जाएगी, SM कर देना। तो ये मैक्स विद स्क्रीन SM क्या कर रहा है बेसिकली, ये देखें 640 पिक्सल की इसकी विद सेट कर रहा है। तो देखते हैं कितना सेट हुआ, इतना हो गया। ठीक है, तो ये हमने जो है इसकी स्टाइलिंग कर ली है और इससे ज्यादा ये बड़ा नहीं होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि भाई ये जो बटन की पैडिंग है ये थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं जल्दी से। अफजा भाई, ये कोर कोर्सेज में जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है वो नीचे आ रहा है सेकंड लाइन में। हाँ, इसका मैं दिखाता हूँ क्या कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये जो है इसका मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। अच्छा, ये जो लर्न मोर है इसको पहले नीचे ले जाता है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिफ के अंदर MT4 दे देता है। हमजा ये रैपर का कोड चेक करना ऊपर, ओपन टैग क्या? RAPPRW नहीं है और ये मेरे ख्याल से ठीक है, एक एरो नहीं है। सही हो गया। वो थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल बार इधर किया होगा, सब सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास भाई थोड़ी सी स्टाइलिंग हो गई है सेक्शन की। और क्या कहते हैं, हाँ किसी ने अभी पूछा है ये जो कॉमन इन ऑल स्पेशलाइजेशन है ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए और कोर कोर्सेज वहीं ऊपर रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये यहाँ लगेगा शायद। जी नहीं नहीं, हाँ ये एक तरीका तो ये है कि भाई आप कोर कोर्सेज अलग लिखें, कॉमन ऑल स्पेशलाइजेशन का अलग टैग बनाए, लेकिन ये थोड़ा अच्छा तरीका नहीं लग रहा मुझे।
उसे मैं ब्लॉक चाह लेवल रहा का कर दें, ब्लॉक लेवल का हूँ स्पैन ब्लॉक कर लेवल दें, किसको कर दूं? कॉमन इन ऑल स्पेशलाइजेशन को ब्लॉक लेवल का पेन कर लगा दे और फ्लैग्स को कॉलम कर दे। हाँ, आप कह रहे हैं कि भाई और स्पेशलाइजेशन को अगर मैं डिव में लिख लूं और इसको डिव में लिख लूं अलग, तो ये दोनों आ जाएंगे अलग अलग लाइन में। एक तरीका ये भी है, लेकिन वही चीज है कि भाई फिर मुझे एक्स्ट्रा टैग लगाने पड़ रहा है। देखिए होता क्या है कि ये जो कंटेंट है ना, ये आपके पास यहाँ पे आप लिख नहीं रहे होते। इन फ्यूचर जब आप लोग लिखोगे ना, ये कंटेंट कहीं और होगा, वहां से ये कंटेंट ऐसे आएगा। जब वहां से आ रहा है तो वहां से तो डिव लगे हुए नहीं आएंगे, वहां से तो ये क्या कहते हैं अलग अलग पैराग्राफ लिखे हुए नहीं आएंगे। वहां पे वहां से क्या आएगा, सिर्फ ये टेक्स्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक तरीका ये है कि आप जो है स्लैश एन लगा दें इस टेक्स्ट के अंदर। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, अच्छा वो मैं उसमें देख रहा हूँ, सॉरी। अगर मैं इसको कॉन्स्ट पैराग्राफ इक्वल्स टू इस तरह से अगर मैं लिखूं और जो है स्लैश एन लगा दूं, अब ये स्लैश एन क्या करेगा, इस लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये स्लैश एन में भी आप लोग कहेंगे कि कह सकते हैं कि भाई ये जो स्लैश एन है ये भी तो फिर आप लिख रहे हैं ना एक्स्ट्रा। आपके पास तो सिर्फ टेक्स्ट आना था। होता ये है कि जब आपके पास कहीं और से कहीं मतलब इन फ्यूचर आप किस तरह से लिखेंगे, आपके पास ये टेक्स्ट जो है ये कहीं और स्टोर होगा, किसी डेटाबेस में स्टोर होगा। अभी ये समझ लें। ठीक है। वहां से ये कंटेंट आ रहा होगा, वहां से कंटेंट क्या आएगा, ये आएगा। वहां पे एचटीएमएल के टैग्स नहीं आएंगे। लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर आपने अलग लॉजिक लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, एक क्या किया, स्लैश एन लगा दी। ये जो स्लैश एन है ना, जब आप कंटेंट जहाँ पे जिस डेटाबेस में ऐड कर रहे हैं ना, वहां पे अगर आप लाइन ब्रेक करते हैं ना, तो वहां पे ये ऑटोमेटिकली स्लैश एन लग जाता है। ठीक है, ये आपके साथ कंटेंट के साथ आ जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी तो हम वो चीज पढ़ी नहीं है हमने, इसलिए मैं ये वाला तरीका यूज कर रहा हूँ। अच्छा, पैराग्राफ जो है फिर मैं इसको एक अदद वेरिएबल में लिखा हुआ है और इसको फिर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। ओके, पैराग्राफ नहीं है, ये हेडर है, तो इसका भी ऐसा नाम रखूं जो कि सेंस करे। ओके, इस तरह से भाई मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। अभी भी लाइन ब्रेक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई स्लैश एन तो लग गया, लेकिन हमने जो है अगर इसको वर्क कराना तो एक और क्लास लिखनी पड़ती है जो कि है प्री वाइट स्पेस प्री लाइन। ठीक है, तो ये आप लाइन लिखेंगे तो वो जो स्लैश एन वाली चीज है वो फिर वर्क करेगी। ये क्या ठीक है, करता है हमजा भाई, ये वाइट स्पेसेस फ्री लाइन? ये आपका बेसिकली देखेगा कि भाई स्लैश एन अगर लगा हुआ है, ये देखें स्लैश एन का कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। स्लैश एन यूज होता ही इसलिए कि भाई आप लाइन ब्रेक कर सके। तो बाय डिफॉल्ट जो है स्लैश एन अगर मैंने लगाया तो टेलमेंट सीएसएस उसको नहीं कंसिडर करेगा जब तक मैं ये वाली क्लास ना लगाऊं। जब मैंने ये वाली क्लास लगा दी तो भाई अब ये इसको रीड कर रहा है, अब इसको कंसिडर कर रहा है, अब जो है इसके थ्रू लाइन ब्रेक कर रहा है। ठीक है, स्लैश एन का नॉर्मली भी अगर आप अदर लैंग्वेजेस में भी देखें तो स्लैश एन मतलब लाइन ब्रेक, नॉर्मली हम ये यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो प्री इस लाइन के साथ ये नीचे ले आएगा हाँ वाइट प्री स्पेस लाइन, में। हाँ वाइट स्पेस प्री लाइन अगर मैं नहीं लिखूंगा तो ये भाई लाइन ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी। टेलमेंट सीएसएस बाय डिफॉल्ट जितनी भी स्टाइलिंग अप्लाई होती है वो हटा देती है। ठीक है, तो ये चीज भी हटा दिया उसने, लेकिन हमने ये लगानी है तो हम उसके लिए अलग से क्लास लिखेंगे जो कि है प्री लाइन। डिफरेंट ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस आप लोग के दिमाग में भी होंगे, तो उनमें से एक ये ऑप्शन है। ये मैंने फ्यूचर को रख के ये चीज आप लोग को बता दी है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास हो गया, और ये हमारा ये वाला सेक्शन हो गया। अब जल्दी से हम जो है ये वाला सेक्शन भी बना लेता है। इसके अंदर एक आप लोग क्वेश्चन, देख रहे हैं जी। ये आपने स्लैश एन जो यूज किया, तो अगर हमें दूसरी टैग भी एचटीएमएल की यूज करनी है तो उसके लिए हमको यही वाइट स्पेस फ्री लाइन लगाना होगा। दूसरा टैग मसलन, जैसे अगर हम यहाँ पे br यूज करें या और जो नहीं नहीं लाइन। नहीं नहीं, ये HTML का टैग नहीं है।
यहाँ तो पे वो आप HTML नहीं लिख रहा। /t की बात कर रहे हैं, /t /t से क्या होता है? टैप आ जाता है ना। टैब, टैब Okay. क्या? अच्छा, स्पेस आ जाता है। नहीं, मेरे ख्याल से फिर उसके लिए आपने कुछ और लिखना पड़ेगा। प्री लिख के देखता है। नहीं, प्री लाइन तो वो हो गया। प्री से स्पेसेस तो ऐड हो जाता है। प्री रैप करके देखता है। ओके, प्री रैप करेंगे तो आप जो है फिर ये चीज भी /t भी, /t अगर मैं लिखूं और /n भी लिखूं तो ये जो चीज है अप्लाई हो गई है। उसके लिए मैंने क्या लिखा, वाइड स्पेस प्री रैप, तो वो टैब भी अप्लाई हो रहा है और लाइन ब्रेक भी अप्लाई हो रही है। ठीक है। अगर आप सिर्फ प्री लिखेंगे तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेसेस को ऐड करेगा। वाइड स्पेस प्री लिख दिया मैंने, और यहाँ पे /t वाइड स्पेस प्री के अंदर भी जो है ये चीज वर्क कर रही है। इसके अंदर अगर मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस दे के देखूं, जो कि मैं काम करता हूँ, इसको जो है मैं उसके अंदर रैप कर देता हूँ, क्या कहते हैं, बैक टिक्स के अंदर, ताकि मैं स्पेसेस ऐड करूँ तो वो कंसीडर करे। ओके, प्री ये कर रहा है, प्री लाइन। अच्छा ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया था कि अगर आप वाइड स्पेस प्री लाइन लिखेंगे तो वो सिर्फ लाइन ब्रेक को कंसीडर करेगा। अगर आप वाइड स्पेस प्री लिखेंगे तो वो सारी चीजों को कंसीडर कर लेगा। इवन आप एक्स्ट्रा स्पेसेस भी लगा दें यहाँ पे तो उसको भी वो कंसीडर कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंसीडर कर रहा है। अगर आप सिर्फ प्री लाइन लिखेंगे तो सिर्फ लाइन ब्रेक को कंसीडर करेगा। तो ये भी यूजफुल है, क्यों? क्योंकि भाई अगर आप देखें कंटेंट अगर कोई भी अपलोड कर रहा है, हो सकता है उससे भाई एक्स्ट्रा स्पेसेस डल जाए वहां पे कंटेंट डालते हुए, कहीं से उसने कॉपी पेस्ट किया, एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गए, तो वो वेबसाइट पे भी शो हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई प्री लाइन करो सिर्फ। तो प्री लाइन से क्या होगा, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को वो इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ वो लाइन ब्रेक नो को रैप पे क्या कंसिडर कर होगा? रहा है। किस पे? नो रैप पे मुझे आइडिया नहीं है। नो रैप, अगर मैं प्री रैप, सॉरी, नो रैप भी है, प्री रैप भी है, तो मुझे आइडिया नहीं है डिफरेंस क्या है। लेकिन प्री और प्री लाइन का मैंने आप लोग को बता दिया। रैप का भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा। ओके, रैप और नो रैप का भी वही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है। अच्छा, वी यूज, किसी ने बोला है कि भाई आप ये भी यूज कर सकते हैं फॉर स्पेसेस, ऐड मल्टीपल स्पेसेस इज नॉट यूज इन टेक्स्ट फॉर वेब। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चले क्वेश्चन आगे और है। जी। ये अभी आपने जो स्टाइलिंग ऊपर वाली जो थी वो आपने यहाँ पे कॉपी की, हमने जैसे क्लासेस कॉपी किया, आप जो बताए थे कि सही तरीका ये है, आपने सही तरीका बताया नहीं, आप बोल रहे थे कि अभी कॉपी कर लेते हैं तो यार वो सही तरीका ये है कि आप अलग कंपोनेंट बना लें उसका। ठीक है, फिर उसमें आप जो है देखें, ये जो चीज है, अगर आप देखें ये वाला टैक्स और ये वाला टैक्स एक ही काम कर रहा हूं मैं इधर, और सेम स्टाइलिंग है। बस फर्क इतना है, यहाँ पे H1 है और यहाँ पे H2 है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक अलग कंपोनेंट बनाए, उसके प्रॉप पे आप पास कर दें लार्ज, दो वेरिएंट्स रख दें इसके, लार्ज मीडियम। अगर यूजर जो है वो लार्ज प्रॉप पास करता है, मतलब साइज जो है वो लार्ज पास करता है, तो आपका H1 वाला टैग अप्लाई होगा। अगर वो भाई मीडियम अप्लाई करता है तो भाई आपका ये वाला टैग अप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा, इसका साइज बहुत मुझे छोटा लग रहा है, इसको सही। बड़ा कर देता है। टेक्स्ट 5 XL कर देता हूँ सर। ओके, मुझे फिर ये भी बढ़ाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, SM को अगर मैं MD कर दूं। ओके, अब ठीक है थोड़ा। ओके, नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं। इसमें मुझे थोड़ी सी और मसले लग रहे हैं। इसका साइज हमने बढ़ा दिया, एक्सेल अगर मैं करूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं काम करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है ना, ये LG मुझे बहुत छोटा लग रहा है, इसको मैं एक्सेल कर देता हूँ दोनों जगहों पे। तो यहाँ पे तो मैंने एक्सेल कर दिया पैराग्राफ के अंदर, जो कि हमारा ये वाला पैराग्राफ था, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया।
ये बहुत ज्यादा छोटा है, इसको भी बड़ा कर देता है। फिर वही है कि छोटी स्क्रीन पे आप इसको रिस्पॉन्सिव कर सकता है। तो कोड ट्रैक्स के अंदर आते हैं और हीरो सेक्शन के अंदर आते हैं, और यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है इसको एलजी की जगह पे एक्सेल कर देते हैं। तो ये भी हमारा बेहतर हो गया। ओके, अब जो है इन बॉक्सेस की तरफ आ जाता है। बॉक्सेस के अंदर क्या क्या चीज है, एक बॉक्स बनाता है पहले, फिर उसके साथ हम 3 बॉक्स उसी का रेप्लिका निकाल देंगे, मतलब एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएंगे, उसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक अच्छा है और ये काफी एक्सटेंसिवली यूज हो रहा होता है, ये वाला, ये स्पेशली ये वाली चीज। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, कंटेंट वाला पार्ट हमने कर लिया, इसको अलग डिव में कर लिया। अब मैं कमेंट लिखता हूँ बॉक्सेस, और यहाँ पे मैं उसका डिव बना लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक बॉक्स बनाता है, उस एक बॉक्स के अंदर जो है उसके लिए मैं एक डिव बना लेता हूँ। ये तो बेसिकली पेरेंट डिव है जिसके अंदर हमारे पास तीनों बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो एक Q1 लिखा हुआ है, पैराग्राफ थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है, और ये हमारे पास 1 लिखा हुआ है। तो ये तीनों चीजें मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडिंग के लिए मैं लिख देता हूँ H4, जो कि है Q1। ठीक है, दूसरी चीज है हमारे पास भाई पैराग्राफ। पैराग्राफ पैराग्राफ के अंदर मैं ये चीज लिख देता हूँ। तीसरी चीज हमारे पास ये है, इसके लिए मैं यूज कर लेता हूँ स्पैन 1। तो हम देखते हैं कुछ अजीब सा बना होगा हमारे पास, ये रहा। अब इसको भाई मैंने बॉक्स बनाना है, और जो है ये 1 बैकग्राउंड में लेके जाना है। तो इसको देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो मैं आऊँगा सबसे पहले भाई सबसे पहले बॉक्स बना लेता है। बॉक्स बनाने का तरीका ये है कि भाई सबसे पहले हम आएंगे इस वाले डिव के अंदर, जो हमारा इस बॉक्स का डिव है, ये वाला। इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लास नेम, बॉर्डर। बॉर्डर ऐड हो गया, बॉर्डर को थोड़ा सा राउंडेड कर देता हूँ, बॉर्डर MD, ओ सॉरी, राउंडेड MD। ठीक है, बॉर्डर ऐड हो गया, थोड़ा सा राउंडेड हो गया, देखते हैं। ठीक है, अभी तो ये ज़ाहिर है फुल विड्थ देगा। ठीक है, इसको मैं छोटा करूंगा। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं एक अदद विद ऐड कर देता हूँ। बाद में हम ये विद ऐड नहीं करेंगे, बाद में जो है हम ज़ाहिर है 3 बॉक्सेस जब ऐड करेंगे तो वो खुद ही अपनी विद जो है वो छोटी कर लेगा। लेकिन अभी हमने 3 बॉक्सेस बनाए नहीं है, अभी हमारे पास एक ही बॉक्स है, तो उसकी विद जो है मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, बाद में ये चीज़ मैं हटा दूंगा। तो 20 बहुत ज़्यादा ही कम हो गई है। इसको मैं कर देता हूँ 52। हमजा भाई हम ये रिस्पॉन्सिव बनाएंगे ना? हाँ, रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। 52 भी मुझे काफ़ी कम लग रही है, 64। ठीक है, ये विद मुझे आप लोग को बताने के लिए मैं भी लिख रहा हूँ विद। जब हम 3 बॉक्सेस लगाएंगे तो वो खुद ही अपनी विद एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है विद एक काम करता है, परसेंटेज में दे देता है। परसेंटेज में देने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो है इवन टेलविंड सीएसएस के क्लास के अंदर भी आप परसेंटेज में दे सकते हैं। तो फर्ज कर लेता है यहाँ पे भाई हम इसको 4 कॉलम में डिवाइड कर देता है। ठीक है, मतलब ये जो जितनी भी हमारी विद है यहाँ से लेके यहाँ तक, जितनी भी हमारी विद है, इसको 4 कॉलम में और 12 कॉलम में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने दिमाग में। ठीक है, तो भाई मैंने कह दिया 12 कॉलम तो होगा। ठीक है, अब मुझे बताना है कि भाई 12 कॉलम में से इसको कितने कॉलम देना है मुझे। तो 4 कॉलम दे देता हूँ मैं इसे। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रैक्शन समझ रहे होंगे कि 12 में से मैंने 4 जो है वो इसको दे दिया, इसकी विद के लिए यूज करनी है। तो अगर मैं इस पे होवर करूं तो देखें 33% इसकी विद हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसकी बॉक्स की विद जो है वो ऐड हो गई है, लेकिन ये दिख बड़ी मुश्किल से रहा है। तो मैं काम करता हूँ, टेम्पररी मैं यहाँ पे MY ऐड कर देता हूँ, ताकि जो है हम सुकून से देख सकें इस चीज को। ओके, ये रहा हमारा बॉक्स।
ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसकी विथ जो है वो परसेंटेज पे दी है। परसेंटेज पे देने का क्या तरीका मैंने आपको बताया कि भाई फर्ज कर लें ये जो हमारे जितने भी जितनी विथ हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक रैपर के अंदर जितनी विथ अवेलेबल है उसको मैंने 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब मैंने बता दिया कि भाई 12 हिस्सों में मैंने तकसीम तो कर दिया, मुझे बताना है कि भाई इस वाले बॉक्स की कितनी विद रखनी है। तो मैंने बता दिया भाई 4 विद इसकी रख दो। ठीक है, तो अब जो है 33% बन गया। ओके, तो यहाँ पे जो है इस तरह से कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं जल्दी से पैडिंग ऐड कर लेता हूँ क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है। पैडिंग अच्छा, में इसको px हमजा भाई यहाँ पे 12 बॉक्सेस एक्सेप्ट, इसको हम 3 बॉक्सेस भी तो कर सकते थे। 3 में कर दूं, लेकिन 12 मैंने 4 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 4 4 3 बॉक्सेस होंगे ना, तो भाई तीनों को 4 4 4 दूंगा तो वो 12 हो जाएंगे तो टोटल। ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई कॉलम खाली रह जाएगा अगर मैं 3 बॉक्सेस बना लूं। ठीक है, अभी मैं फ्लेक्स करूंगा इसे तो ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो ये अच्छा फिर हमजा पूरी भाई, विद लेंथ के लेंगे। लिए किस तरह हम करेंगे? लेंथ के लिए क्या? लेंथ के लिए किस तरह हम करेंगे? जिस तरह यहाँ पे आपने विड्थ के लिए 12 का दिमाग में बनवा लिया, अगर यार लंबाई रखनी हो। हाइट के लिए हम परसेंटेज पे नहीं दे रहे होते, हाइट में बस हम फुल दे रहे होते हैं या कोई, देखिए हाइट में जो है आप देखें, खुद ही देखें, परसेंटेज का हिसाब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज का हिसाब है लेकिन यहाँ पे बस इतनी परसेंटेज दी हुई है, ये हमजा रही। भाई कंफ्यूजन इस चीज में हो रही होती है कि बाज दफा पिक्सेल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाज दफा व्यू हाइट, बाज दफा परसेंटेज, तो कब क्या इस्तेमाल करना है ये थोड़ा मसला होता है। देखिए जब आपको ना पिक्सेल्स यूज करना, अभी आपने आरईएम नहीं पढ़ा है, अभी आपको पिक्सेल्स पता है और परसेंटेज पता है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन है परसेंटेज कहाँ यूज करें, पिक्सल कहाँ यूज करें। अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज यूज करी है और यहाँ पे जब मैं इसकी क्या कहते हैं मैक्सिमम विड्थ सेट कर रहा था तब मैंने पिक्सेल्स यूज किया था। ठीक है, तो मैं इसमें डिफरेंस बताता हूँ। देखिए इसको मैं चाह रहा था कि भाई रिस्पॉन्सिव रहे, मतलब इसकी जो जितनी भी ये जो बॉक्स है हमारा, ये जो है अपनी हाइट इसकी विड्थ की तरह हिसाब से जो है चेंज होता रहे। जैसे ही मैं इसकी विड्थ कम कर रहा हूँ, देखिए बॉक्स भी उसी हिसाब से अपनी विड्थ चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसको मुझे रिस्पॉन्सिव बनाना है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे 2 और बॉक्सेस आना है। ठीक है, उन उसके हिसाब से मुझे इसको सेट करना है, तो इसलिए मैंने इसको परसेंटेज पे दिया। अगर मैं इसको फिक्स दे देता तो फिक्स में मसला ये होता कि भाई वो जो 3 बॉक्सेस है ना, तो तीसरा वाला बॉक्स जो है वो नीचे चला जाता है या यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना था। मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसी विद स्मॉल हो उस हिसाब से ये खुद को एडजस्ट कर ले, उस हिसाब से ये छोटा हो, तो मैंने इसको परसेंटेज दे दिया। जबकि इस वाले केस में मुझे पता है कि भाई ये एक ही एलिमेंट है, इसके आगे कोई और दूसरी चीज नहीं है, तो इसको मैंने पिक्सेल्स में दे दिया। ठीक है, अब इन हमजा भाई यहाँ फ्यूचर पे हम ग्रिड आरईएम यूज नहीं कर पढ़ेंगे। सकते ग्रेड कहाँ पे? ये बॉक्सेस के लिए? हाँ ग्रेड यूज कर सकते हैं, फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पैडिंग में जल्दी से ऐड कर देता हूँ px 8 py 8, देखते हैं क्या आया रिजल्ट। ओके, पैडिंग सही लग रही है मुझे। क्वार्टर 1 की स्टाइलिंग कर लेते हैं। क्वार्टर 1 के अंदर जो है क्लास नेम लगाते हैं फॉन्ट बोल्ड, और इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, मेरे ख्याल से साइज इतना ही था उसका, ये थोड़ा सा बढ़ा देता है, टेक्स्ट LG कर देता है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है। पैराग्राफ पे आता है क्लास नेम टेक्स्ट, नहीं पहले तो मार्जिन ऐड कर देता है MT2, तो ये थोड़ा सा गैप आ जाए। इसका कलर थोड़ा सा मुझे लाइट करना है, तो टेक्स्ट स्लेट या आप ग्रे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्लेट यूज कर लेता हूँ, स्लेट 600। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट हो गया। उसके बाद ये 1 की स्टाइलिंग रह गई। अब 1 के अंदर हमारे पास जो चीज आती है वो आती है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, अभी 1 जो है हमारा वो रिलेटिव है, मतलब देखिए ये किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा। जैसे ही मैं इसको एब्सोल्यूट करूंगा तो देखेगा क्या होगा, क्लास नेम
एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है। अब जो है ये खुद विद नहीं ले रहा, मतलब अभी मैं इसको टॉप 0 करूंगा तो टॉप पे चला जाएगा, लेकिन अभी करंटली देखें ये जो 1 है इसकी कोई अपनी विद नहीं है। अभी मैं एब्सोल्यूट हटा देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिलेटिव होता है। तो अब देखें इसकी अपनी विद है, काम करता है, इसको इस तरह से देखने की कोशिश करता है। यहाँ पर आते हैं, ये रहा 1, इसको अगर मैं डिफ के अंदर डाल दूं तो ये पूरी विद लेगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 1 जो है हमने लिया यहाँ पे, ये देखें ये 1 जो है हमारी पूरी विद ले रहा है और हाइट भी ले रहा है, असल चीज है हाइट, ठीक है। अच्छा अब जो है मैं इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट, अब देखते हैं क्या हुआ। ये देखें 1 जो है अब कोई विद नहीं ले रहा, कोई हाइट नहीं ले रहा, ये बस बॉक्स के जहाँ जगह है वहां पे रखा हुआ है। अब मैं इसको बॉक्स में कहीं भी घुमा सकता हूँ, ठीक है। इवन मैं क्वार्टर 1 के ऊपर भी ला सकता हूँ, बिल्कुल ना क्वार्टर 1 के ऊपर 1 लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। अगर ये चीज मुझे इंप्लीमेंट करनी है तो मैं यूज करूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ डिजाइन में, अगर आप देखें ये जो 1 है ये कहाँ पे है, ये इसके, ये जो हमारा पैराग्राफ है इसके पीछे 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या चीज यूज हुई भी है, एब्सोल्यूट यूज हुआ है। बगैर एब्सोल्यूट करे ये मैं 1 कैसे यहाँ पे ला ही नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे एब्सोल्यूट करना होगा ताकि जो है उसको मैं कहीं पर भी मूव कर सकूं, ठीक है। ओके एब्सोल्यूट हो गया, यहाँ पे हमारा 1 जो एब्सोल्यूट हो गया। अब जो है मैं इसको करता हूँ टॉप 0, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो 1 है ये हमारे बॉक्स के टॉप पर आ जाए। अब देखते हैं क्या होगा, 1 कहाँ चला गया, कौन बताएगा। बिल्कुल ही ऊपर ही निकल गया। बिल्कुल ऊपर आ गया, ये रहा, ठीक है। हमारा 1 बिल्कुल ही ऊपर निकल गया। मैं चाह रहा हूँ कि भाई बॉक्स के अंदर ही रहे, जितनी भी मैं स्टाइलिंग करूँ, अगर मैं टॉप 0 करूँ तो ये बॉक्स के टॉप पर आ जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एब्सोल्यूट लगाया हुआ है मैंने, तो भाई ये बिल्कुल ही टॉप पर चला गया। इसको डिव में रखना पड़ेगा। डिव में तो है, ये देखें बॉक्सेस के अंदर है ना कंपोनेंट ये वाले, बनाएंगे इसका। नहीं इसकी एक ट्रिक है। बेसिकली आप देखें ये वाले डिव के अंदर ही मैंने एब्सोल्यूट ये 1 यूज कर रहा हूँ। तो उसूलन होना क्या चाहिए कि भाई इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलना चाहिए 1, लेकिन उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा चीज लिखनी होगी। रेलिवेंट, ये अपने साजिद भाई ने बता भी दिया है, ये अपने रिलेटिव। पेरेंट हाँ पे चला गया, ये अपने पेरेंट पे चला गया ना 1। इस 1 जो है अभी 1 का पेरेंट कोई नहीं है, अभी मुझे इसका पेरेंट बनाना है, ठीक है। क्योंकि एब्सोल्यूट हो गया ना, एब्सोल्यूट मतलब अब ये कहीं पे भी घूम सकता है पूरी स्क्रीन में। तो मुझे बताना है कि भाई इसका जो पेरेंट एलिमेंट है इससे बाहर ना जाए। तो मैं इसका पेरेंट एलिमेंट को एक क्लास देता हूँ रिलेटिव। तो अब ये इस बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा। मैंने टॉप 0 किया, ये टॉप पर आ गया बॉक्स के, ठीक है, बिल्कुल टॉप पर लिखा हुआ। हमजा भाई एक आखिरी बात, थोड़ा सा फर्क बता दें एब्सोल्यूट और रिलेटिव में। देखिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव में ये फर्क है कि रिलेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो बेसिकली हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनकी विड्थ और हाइट होती है, ठीक है। और उनको हम इस तरह से मूव नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर मैं इसको रिलेटिव कर दूं, रिलेटिव तो है इसको, इसको अगर मैं लेफ्ट, रिलेटिव के अंदर भी हम लेफ्ट राइट डिफाइन कर सकते हैं। लेफ्ट 7, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेफ्ट से 7 हुआ है। लेकिन रिलेटिव के अंदर हम क्या नहीं कर सकते, रिलेटिव के अंदर हम ये नहीं कर सकते कि भाई ये फर्ज कर ले 1 जो है हमारे पास रिलेटिव है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये 1 जो है ये क्वार्टर 1 ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाए, तो वो मैं रिलेटिव के साथ कर ही नहीं सकता। देखें यहाँ पे एब्सोल्यूट की जगह पे मैं लिख देता हूँ रिलेटिव, ठीक है। अब मैंने कर दिया टॉप तो हम 0। टॉप को हम आगे पीछे कराएंगे। हाँ ठीक है रिलेटिव कर दिया मैंने, अब मैंने कर दिया इसको टॉप 0। अब क्या हो रहा है, ये बस ये देखेगा टॉप पे कितनी जगह बाकी है, जगह ही नहीं है ऊपर, ऊपर तो पैराग्राफ आ रहा है ना, तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं उससे, क्योंकि ये रिलेटिव में इस तरह से वर्क कर रहा होता है। ये देखेगा ऊपर जगह है तो ऊपर नहीं है जगह, ऊपर तो पैराग्राफ लिखा हुआ है,
ठीक है। जबकि एब्सोल्यूट के केस में क्या है, वो ये नहीं देखेगा कि भाई कितने एलिमेंट्स है, वो देखेगा कि भाई मुझे पेरेंट, पर इसका जो जाना भी पेरेंट एलिमेंट है वहां तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको एब्सोल्यूट कर दिया, तो ये पहले जा रहा था टॉप तक, क्योंकि हमने इसके पेरेंट एलिमेंट में रिलेटिव नहीं सेट किया था। ये सेट करना लाजमी, अगर हम ये नहीं सेट करेंगे इसके पेरेंट पे तो ये टॉप पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव मुझे पेरेंट एलिमेंट में लाजमी सेट करना है। तो ये एब्सोल्यूट रिलेटिव का ये कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग ये सर्कल भी इंप्लीमेंट कर सकते हो फुली एब्सोल्यूट रिलेटिव से। इस सेक्शन को आप क्या देंगे, ये पूरा सेक्शन जो है इसको आप दे देंगे रिलेटिव। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसको आप कर देंगे एब्सोल्यूट, और लेफ्ट पे ले जाएंगे, बिल्कुल लेफ्ट, और इवन माइनस पे भी ले जा सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने टॉप 0 लिखा है ना, अगर मैं माइनस में अगर मुझे ले जाना है, मैं चाह रहा हूँ बॉक्स से भी ऊपर निकल जाए, थोड़ा सा ऊपर निकल जाए, तो मैं माइनस में भी वैल्यूज लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखें टॉप से पहले मैंने माइनस लिखा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिलेटिव 10। करने के बाद अगर हम आप थोड़े से माइनस करके ऊपर नीचे करा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर मुझे कराना हो तो मैं करा सकता हूँ। ये देखा, थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट के अंदर ये चीज जरूरी है। अब एक और कॉन्सेप्ट है फिक्स का, लेकिन अब टाइम ज्यादा नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ता है। टॉप 0, ओके। अब राइट 0 भी कर देता हूँ ताकि बिल्कुल राइट पर चला तो भाई जाए। फिक्स भी बता दे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये इसके 2 मार्क्स साथ हम वाला भी फॉन्ट बहुत अच्छे करेंगे से बड़ा बता दे। करने के लिए। हाँ, फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे इसका साइज बड़ा करने के लिए। अच्छा, फिक्स का अगर मैं बताऊं, देखिए फिक्स में क्या होता है अच्छा हमजा कि भाई, जी, अगर हम दोनों को चेंज कर देंगे, रिलेटिव को एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट को रिलेटिव कर दें, तो फिर क्या इफेक्ट होगा इसका? आप बताएं क्या होना चाहिए। अगर मैंने इसको एब्सोल्यूट कर दिया तो अब क्या होगा, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी एब्सोल्यूट हो गए, मतलब जाहिर है ये इनका पेरेंट है ना, तो यही एब्सोल्यूट हो गया, तो ये भी इसके साथ चले जाएंगे। ठीक जहां है। पे मैं टॉप 0 करूंगा तो ये पूरा बॉक्स ऊपर चला जाएगा टॉप पर। ओके। ठीक है, रिलेटिव हमजा कर दिया, हमजा हम इसमें जेड इंडेक्स नहीं लिख सकते, मतलब जेड लिख इंडेक्स के सकता मान। है, लिख तो सकता है, लिखेंगे अभी। ठीक है, अभी मैं इसको बड़ा हमजा कर भाई, लूं। ये गिट में पुश हो रही है रेपोजिटरी, इसका लिंक मिल सकता है? नहीं नहीं, गिट पे नहीं पुश। ये जो है आप लोग ने कोडिंग करनी है, वीडियो अवेलेबल है, पूरा कोड वीडियो में अवेलेबल है, और प्रैक्टिस पूरी भी हो सीरीज जाएगी। चल रही है। हाँ, तो मैं कोड नहीं दे रहा, आप लोग को वीडियो में पूरा कोड मिल जाएगा। जी ठीक। ठीक है, ओके। तो इसका साइज बढ़ा देता हूँ जल्दी से। फॉन्ट, एक क्वेश्चन मेरा, जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एब्सोल्यूट से हमने इसको फ्री किया, सही है, इस डिव को, ठीक है, कि ये हमारी जो है ना पूरे पेरेंट में घूम सके जहां हम इसको ले जाना चाहें, और रिलेटिव से हम इसको जो है जो इसकी पेरेंट डिव है उसको लॉक कर रहे हैं, हाँ, इस रिलेटिव से तरीके से हमने ना। बता दिया कि भाई एब्सोल्यूट को हम बता रहे हैं कि भाई ये इस रिलेटिव एलिमेंट से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह की प्रैक्टिस हमें दी है कि अगर आप चाह रहे हैं एब्सोल्यूट अपने पेरेंट के अंदर रहे तो भाई पेरेंट एलिमेंट को रिलेटिव दे दें, रिलेटिव, खत्म। ठीक, थैंक ठीक है, फॉन्ट, इसको मैं कर देता हूँ 3 XL करके देखता है, ओ फॉन्ट नहीं, टेक्स्ट 3 XL, बहुत छोटा है। 8 XL है हमारे पास, 8 XL भी है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता है, 9 XL भी हुआ अगर। ओके, 9 XL ठीक लग रहा है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट बोल्ड। अच्छा, राइट पे अगर आप देखें डिजाइन के अंदर, तो ये जो 1 है ये बिल्कुल राइट पर नहीं है, ये थोड़ा सा राइट से अंदर है। तो मैं क्या करूंगा, राइट जो कि मैंने 0 दिया हुआ है इसको थोड़ा सा बढ़ा के मैं कर देता हूँ 10। तो अब जो है राइट, ये 1 जो है थोड़ा सा इधर आ गया, तो थोड़ा सा और कर देता है। 0 से ये बिल्कुल कोने पे चला जाता है हमजा भाई। 0 से बिल्कुल कोने पे चला जाता है। ठीक है, लेफ्ट 0 लगाऊंगा तो लेफ्ट पे बिल्कुल कोने पे चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस तरह से ठीक है। जैसे जैसे हम बॉक्स को छोटा बड़ा करते रहेंगे वो उस हिसाब से 1 अपना जो है वो हिलता रहेगा। ठीक है, तो ये देखें, ओके। तो अच्छा, अब इसके अंदर जो है एक और चीज होती है, आप अगर नोट करें,
वैसे तो दोनों ही ब्लैक कलर है तो ज्यादा दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसका ट्रांसपेरेंट टाइप कलर, चीज है ना। हाँ इसका कलर जो है वो मैं थोड़ी देर के लिए रेड कर देता हूँ। एक चीज मुझे देखनी है, ये देखें अब यहाँ पे मसला क्या दिख रहा है आप लोगों को। ये हेडिंग के ऊपर 1 आ रहा है ना, लिखाई के ऊपर ही है। हाँ ये जो हमारा पैराग्राफ है इसके ऊपर 1 आ रहा है, जबकि हम चाह रहे हैं कि भाई 1 जो है इसके पीछे आए। तो उसके अंदर उसके लिए हमारे पास चीज होती है एक अदद जेड इंडेक्स, तो वो यूज कर लेता है। जेड इंडेक्स को कैसे यूज करता है, सीएसएस के अंदर हमारे पास जेड इंडेक्स होता है। जेड इंडेक्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर कोई बाय डिफॉल्ट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या है, जेड इंडेक्स है 0। ठीक है, अगर मैं इसको -Z10 कर दूं तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई ये जेड इंडेक्स हो गया इसका -10। तो जेड इंडेक्स नाम से ही पता चल रहा है, आपने 3 एक्सेस पढ़े होंगे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड इंडेक्स, ओ जेड एक्सेस, जो कि अंदर की तरफ होता है बेसिकली 3D की तरह। ठीक है, तो इसमें जो है जेड इंडेक्स जो है वो कौन सा एलिमेंट ऊपर होना चाहिए कौन सा नीचे होना चाहिए उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखे मैंने इसको जेड इंडेक्स -10 दे दिया, तो अब ये जो है ये पीछे की तरफ चला गया। और जो माइनस हमारा जेड के साथ। -10 कैसे सेट करें ये माइनस का साइन लगाया ना जेड से पहले। मतलब किस अच्छा, ये बैक पे करने के लिए -Z करना पड़ेगा। हाँ बैक पे करने के लिए -Z करना होगा, क्योंकि ये जो हमारा टेक्स्ट है ना इसका क्या जेड इंडेक्स है बाय डिफॉल्ट 0। तो 0 जो है उसकी वैल्यू बड़ी है तो वो ज्यादा फ्रंट में होगा, और क्योंकि 1 की वैल्यू जो है वो माइनस में रखी है तो वो पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो इसको -1 कर लेते तो भी काफी होना चाहिए था। लेकिन 1 जो है हमारे पास है नहीं ना, 0 है, 10 है, 20 है, टेलविंड सीएसएस के राइट अंदर 1 राइट नहीं राइट। है। ठीक है, तो -10 कर दिया, ये हो गया। तो ये हमारे पास देखें डी आ गया। अब जो है इसका कलर थोड़ा सा ठीक कर लेता है। कलर जो था वो मेरे ख्याल से ग्रे होगा, ग्रे का कोई शेड होगा, 200 करके देखता है। ओके 200 सही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स बनना है। ठीक है, अब जो है मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि भाई ये जो बॉक्स है ये हम एक ही बनाएंगे और वो तीनों जगह यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा। अच्छा मुझे दिख रहा है कि इसकी थोड़ी सी वाई एक्सेस में मैं पैडिंग बढ़ा देता हूँ। तो वाई एक्सेस में पैडिंग गिरी, इसको मैं कर देता हूँ 12। ठीक हो गया। अच्छा अब वो किस तरह से करेंगे, वो जो 3 वाला मैंने आपको बताया उसका सिंपल तरीका ये है कि भाई आप जो है इसको कंपोनेंट के अंदर लिख लें। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट बना लें और उसके अंदर जो है ये वाला डिव डाल दें। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 3 बेसिकली अभी देखें मैं अगर इन तीनों बॉक्सेस को लिखूं तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये 3 दफा मुझे लिखना पड़ रहा है कोड। तो अच्छा तरीका ये क्या है कि भाई इस वाले बॉक्स का मैं एक कंपोनेंट बना दूं जिसका नाम मैं रख दूं क्वार्टर बॉक्स, कुछ इस तरह से नाम रख दूं, और उस कंपोनेंट को फिर कॉल करूं इस तरह से क्वार्टर बॉक्स 3 दफा। उसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें पास करनी होंगी, उसके अंदर मुझे जो है अब देखें एच डिजाइन में देखें पैराग्राफ और स्पेन नंबर, हाँ बिल्कुल। इसमें देखें तीनों बॉक्सेस का कंटेंट अलग है, Q1 का कंटेंट अलग है, Q2 का कंटेंट अलग है। तो इसके अंदर 3 चीजें अलग अलग है, एक Q1 का ये वाला टेक्स्ट, एक पैराग्राफ और ये एक नंबर। तो ये 3 चीजें आप प्रॉप्स के अंदर पास कर रहे होंगे, जैसे कि हेडर, डिस्क्रिप्शन और हो सकता है आखिरी वाला नंबर। अल्लाह भला करे, जिस तरह हमने उधर टेक्स्ट बनाया था इसी तरह ही हमने ये 3 चीजें वहां पे हाँ मेंशन हाँ, इस तरह से जैसे आपने वहां पे किया था बटन के अंदर किया था वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। एक क्वार्टर का बॉक्स बनाया और भाई एक कंपोनेंट बनाने के बाद उसी को 3 दफा कॉल कर लेंगे, तो हमारे 3 बॉक्सेस बन जाएंगे कुछ जो कि अभी मैंने बताए थे। वापस आता है। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। जगह टैग्स भी दे सकते हैं हम। हाँ नाम तो आप कुछ भी रख सकता है, नाम आपको जो सेंसिबल लगे वो नाम रख सकता है। ठीक है, अब ये बॉक्सेस है, फर्ज कर ले आपने कंपोनेंट बना लिए, ये आपका होमवर्क है क्योंकि टाइम हो गया।
अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपके कुछ बॉक्सेस इस तरह के दिख रहे होंगे क्योंकि आपने 3 दफा कंपोनेंट इंपोर्ट किया। तो इनको एक लाइन में लाना हो तो क्या लिखेंगे हम? फ्लेक्स। और फ्लेक्स। क्लास नेम में फ्लेक्स लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे भाई मैं फ्लेक्स लिख देता हूँ। इन तीनों का पेरेंट कौन है? ये है ना, तो ये इसके अंदर वाला। मैंने फ्लेक्स लिख दिया। अगर आपको ग्रिड एक्सप्लोर करना हो तो आप ग्रिड भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्स मैंने कर दिया, तो ये अब एक लाइन में आ गया। अब इन तीनों के बीच में मैंने गैप देना है, तो गैप स्पेसिंग आ जाएगी। x2 ओ स्लैश या एम नहीं आएगा? 4, क्या चीज? ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास भाई 3 बॉक्सेस आ गए। अब इसको रिस्पॉन्सिव करने का वही तरीका होगा जो कि हमने यहाँ पे यूज किया था। ये स्पेस और फ्लेक्स, गैप में क्या फर्क है? स्पेस और गैप में, गैप गैप जो है वो मेरे ख्याल में सिर्फ फ्लेक्स और ग्रिड के साथ ही यूज होता है, जबकि स्पेस जो है हम और भी चीजों के साथ यूज कर सकते हैं। मैं इस पे होवर करूं तो ये देखिए, स्पेस के अंदर मार्जिन, बैकग्राउंड में मार्जिन चल रही होती है। स्पेस बेसिकली हमारे पास सीएसएस के अंदर नहीं है, टेलविंड सीएसएस का फीचर है, ठीक है। जबकि गैप जो है वो हमारे पास सीएसएस के अंदर होता है। अगर मैं स्पेस पे होवर करूँ ना तो कुछ नहीं, मार्जिन और पैडिंग ही दी हुई है उसने, और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जो कि गैप वाली चीज है ना, गैप सिर्फ फ्लैक्स के साथ या ग्रिड के साथ ही अप्लाई हो सकता है और किसी चीज के साथ नहीं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। अच्छा, ये होमवर्क तो मैंने बता दिया कि कंपोनेंट अपना बनाना है, और स्टाइलिंग मैंने आपको बता दी है। रिस्पॉन्सिव कर लेना है इसको। तीसरा काम, इसके अंदर आपने ना, आप देखे 3 दफा जो है ये चीजें करने के बाद आपने जो है, अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, आपने जो है क्वार्टर बॉक्स इस तरह से आपने कर लिया, लेकिन आपको 3 दफा इस तरह से करना होगा। खैर, मेरे ख्याल से ये चीज मैं नेक्स्ट क्लास भी करा दूं तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम क्वार्टर अभी, बॉक्स ना करें, हम वैसे भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ, हम क्या चीज? इसको इस तरह भी तो हम लिख सकते हैं ना हमजा भाई, क्वार्टर जिस बॉक्स तरह हमने बना। रैप किया इस तरह क्वार्टर बॉक्स बनाना पड़ेगा। हाँ, क्वार्टर बॉक्स का आपने कंपोनेंट बनाना होगा और उसके अंदर ये वाला कोड लिखना होगा, फिर उस क्वार्टर बॉक्स को आप इंपोर्ट कर लेंगे। अगर वैसे ही लिख ले क्वार्टर मतलब कंपोनेंट ना बनाए तो फिर कोई इश्यू आएगा? ऐसे अगर आप लिखेंगे तो इसमें मसला ये है कि आप रीयूज नहीं कर रहे हैं ना, मतलब आप एक बॉक्स बना रहे हैं। अब आप देखें, कल को आपने यही वाला कंपोनेंट आपने एक दफा बना लेना है तो आप आगे यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। सेम लॉजिक है, बस बॉर्डर नहीं लगा हुआ उसमें। सर जिस तरह बटन बनाया है और कंपोनेंट बनाया है और बटन को हम यूज कर रहे हैं, सेम इसी तरह इसमें प्रॉप्स चेंज करेंगे हम। हाँ, सेम उसी तरह से जैसे बटन आपने किया, सेम उसी तरह से बॉक्स वाला काम होगा। बॉक्स के अंदर का कोड मैंने लिखना बता दिया कि ये लिखना है आपने, ठीक है। और कोई हमजा सवाल? हमजा भाई, आज मैंने ना नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल करी थी, उसमें हेडर का वो सेक्शन नहीं आ रहा, वो उसकी मेरे ख्याल से कोई अपडेट आई है? हेड हेड नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। हेडर हेडर जी हाँ, जी। ये नहीं आएगा क्योंकि ये डुप्लीकेट हो गया। अब उसके लिए आपके पास एक मेटा डेटा की एक जो है उन्होंने नई चीज रिलीज करी है, वो आसान है। बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ लिखना होगा, एक्सपोर्ट मेटा डेटा कुछ करके है, आप सर्च करेगा। नेक्स्ट 13.2 के अंदर है। वो ही सोना 12.2, जेड़े पहले से ठीक है। इसके अंदर जो है अगर आप देखें यहाँ पे कहाँ गया? पहली दफा फॉल्ट सुन रहे हैं ना। ये वेले बैक के सुनना। अच्छा हमजा भाई, वहां पे लास्ट में आपने स्पैन की जगह डिव रखा था, वहां पे हम स्पेन भी रख सकते हैं। जी जी, स्पैन भी रख सकता, हम्म, ठीक है। डिव मैंने इसलिए यूज किया था ताकि मैं फुल विड्थ दिखा सकूं, वरना स्पैन के अंदर फुल विड्थ नहीं दिखती। अच्छा, ये देखे, जो मेटा डेटा वाला पूछ रहे, हेड वाला पूछ रहे थे ना, वो हेड गायब हो गया, उसकी जगह पे ये आ गया, ठीक है। तो आपको पेज के अंदर ये चीज इंपोर्ट करनी होगी, और जो भी आपका पेज है, जैसे होम पेज है, उसके ऊपर भाई आपने ये लिख देना है, और जो भी टाइटल है वो आपने लिख देना, और एक मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो आपने यहाँ पे लिख देना। हर पेज अच्छा, के लिए ये चीज अलग होगी। जैसे आ रहे एफसी लिखते हैं इस तरह इसका भी शॉर्टकट होगा कोई? नहीं, अभी नहीं है।
बना सकते हैं आप लोग। आप देखेगा यूट्यूब पे कि भाई आप किस तरह से अपने स्निपेट बना सकते हैं, तो बता देगा, एक वीडियो आ जाएगी। फिट और फेविकॉन हाउ टू मेक स्निपेट इन VS कोड, तो आपको तरीका बता देगा। आइकन जो फेविकॉन होता है वो कैसे ऐड करेंगे? फेविकॉन यहाँ पे देखें ऐप के अंदर, अगर मैं आऊँ ओ पब्लिक के अंदर आऊँ, पब्लिक के अंदर यहाँ पे फेविकॉन डॉट आइको है, ठीक है, फेविकॉन डॉट आइको नाम होना चाहिए। तो आपके पास PNG फाइल है, इसी को आप जो है पहले इसका क्या कहते हैं, सिर्फ P चाहिए होगा ना, तो इसको क्रॉप करके सिर्फ P को आपने PNG से आइको फाइल में कन्वर्ट करना है, कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसको फिर यहाँ पे भाई अभी वर्सेल का लगा हुआ है, यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, अपना वाला लगा देगा, तो सेम नाम रखेगा, फिर आपको जो है वो क्या कहते हैं करने की जरूरत नहीं होगी कुछ भी, वो अप्लाई हो जाएगा खुद ही। अच्छा, आपने ये बताया कि ये हर पेज का अलग होगा, हम इसको लेआउट में लगाएं तो वही बात है ना? मेटा डेटा जो है अभी अगर आप लेआउट के अंदर लगाएं, अभी तो जाहिर है हम यूज नहीं कर रहे, मतलब अभी हम प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बना रहे, लेकिन इन फ्यूचर जब आप वेबसाइट बनाते हैं ना, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उसका अपना मेटा डेटा होता है, होम पेज का अपना होगा, अबाउट पेज का अपना मेटा डेटा होगा, तो हर पेज के अंदर ये आपने इंपोर्ट करना होगा और मेटा डेटा लिखना होगा। अच्छा, मेटा डेटा डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होता है ना? गूगल के लिए, गूगल चलो। सर्च इंजन के लिए, ताकि गूगल जो है आपको, अब देखें कोई भी चीज मैं सर्च करता हूँ, अच्छा, वो मेटा डेटा ये को देखें, रीड करता है गूगल? हाँ ये देखें, यहाँ पे देखें ये क्या है, ये मेटा डेटा का डिस्क्रिप्शन ही तो है, ये क्या है, ये हेडर ही तो, title ही तो है, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से शो हो रहा होता है। ठीक है, तो आज की हमजा भी क्लास यहाँ लास्ट ही चीज तक है। रखता है। मैं है, एक मिनट चले, आप पूछ लें। पूछना ये था हमजा भी, जिस तरह हमने बटन के अंदर बटन का टैग यूज किया था ना जब कंपोनेंट बना रहे थे, तो सेम जब हम्म, हम क्वार्टर के लिए बनाएंगे तो वहां पे बॉक्स का टैग यूज करेंगे? नहीं नहीं, बॉक्स का टैग नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब आप क्वार्टर का कंपोनेंट बनाएंगे ना, उसके अंदर सेम यही वाला कोड आ जाएगा, ठीक है, ठीक सेम ये वाला ठीक कोड उठा के क्वार्टर के अंदर आ गया, अब उस क्वार्टर जी। को आपने इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे, यहाँ से ओ गायब हो जाएगा ये वाला कोड, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, मेन डिव किसी ने रैप हो सवाल जाएगी किया ना? है, मेन मेन डिव डिव किस? यहाँ, ये वाली डिव रहेगी, ये वाली डिव रहेगी, इसके अंदर से ये मार्जिन हटा देगा, वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा जैसे सही लग रही हो, ये तो मैं दिख नहीं रहे थे बॉक्सेस इसलिए मैंने लगाई थी, ठीक है, तो ये मार्जिन देख लेगा, उसके अलावा ये डिव वगैरह तो हट जाएंगे, इसकी जगह पे वो चीज आ जाएगी, क्वार्टर वगैरह। हमजा भाई ये पोजीशन फिक्स का बताते हैं, उसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन था। एक सेकंड, पहले मैं एक रिप्लाई दे दूं, काफी देर से आया हुआ है, बासित PIIC, उन्होंने पूछा है कि भाई मैप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप, वही चीज मैं कराना चाह रहा था लेकिन वो टाइम नहीं है, दूसरी चीज जो है वो क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, ठीक है, तो आपको आता है तो आप कर सकते हैं। रिकॉर्ड हो रही है बिल्कुल यूट्यूब के अंदर, हमजा सैयद, आप यूट्यूब चैनल सर्च करें तो वहाँ पे आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। होल वीक फ्री जाता है यार, ये मैंने होमवर्क दिया ना, ये करे, दूसरा जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं वो ले, जो ऑन क्या साइट हमजा भाई ये क्लास में जो आपकी पढ़ा रहा है उसकी प्रैक्टिस करें। हमजा भाई ये आपके चैनल पे यूट्यूब पे लाइव जा रहा है या पैनावास डॉ पे? नहीं नहीं, मेरे चैनल पे, राजा। ठीक है। ठीक है, मैं जो है लाइव सेशन एंड कर देता हूँ, थैंक यू सो मच, और सर